नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जियोपॉलिटिकली जिनका भारत के विषय में अत्यंत महत्व है। आज के सेशन में हम उन सभी घटनाओं की जिक्र आपके साथ किए चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन की शुरुआत में पहली न्यूज आज की मोटिवेशन से कि टाइम इज नॉट योर साइड, डू इट नाउ। समय आपकी तरफ नहीं है, इसे अपनी तरफ कर लीजिए। रीजन साफ है साथियों कि आप अपने हिसाब से समय को बदलने की कुव्वत रखते हैं। आपके पास वो सामर्थ्य है जिसकी वजह से आप अपनी मेहनत से अपने टाइम को अपने पक्ष में ला सकते हैं। यानी कि टाइम आपका आएगा, बशर्ते आप यह सोच लें। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जिस प्रकार से हाल ही के वर्षों में भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता रही है, इससे चिंताएं बढ़ने लगी हैं। और चिंताएं बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण चिंता इस बात की है कि कुछ ही समय पूर्व ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये श्रीलंका से थी। श्रीलंका के अंदर आपने स्विमिंग पूल में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कार्यालय में, घर पर बैठे हुए लोग देखे थे। अभी कुछ ही वक्त बीता होगा कि राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर खड़ी ये जनता जो श्रीलंका की है, लग रहा है वैसा कि वैसा सेम जो 2022 में हुआ था श्रीलंका में, एज इट इज रिपीट हुआ है बांग्लादेश में। सेम इसी तरह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बेड पर बैठा हुआ यह व्यक्ति, यहां की चेयर्स पर आराम फरमाते हुए प्रदर्शनकारी, यहां के सामानों को चुरा कर ले जाते हुए ये लोग, ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार से हमारे पड़ोसी मुल्क में पहले श्रीलंका और उसके बाद अब बांग्लादेश। ठीक ऐसे ही हालात कुछ समय पूर्व हमने पाकिस्तान में देखे थे, जब सेना के खिलाफ जनता ने हमला बोल दिया था। ये सभी हालात जो आप यहां देख रहे हैं, सोचिए ये बांग्लादेश की संसद का नजारा है, जहां प्रदर्शनकारी अंदर घुस करके सांसद होने की फीलिंग ले रहे हैं। ये सब एक बड़े विषय की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और वो ये है कि बांग्लादेश में जो घटित हुआ इसके पीछे कौन था। क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश की जनता को कोई ना कोई तो मोटिवेट कर ही रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन थी? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है, सर क्या इंटरनली कोई नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरनली भी कोई कर सकता है, और इंटरनली भी दुनिया में बहुत सारी सत्ताएं बदली हैं। लेकिन बांग्लादेश लंबे समय से इस बात को हिंट कर रहा था। दो चीजें दुनिया के अंदर साफ थी। कल रात को जो मैंने सेशन किया था तब आपको बताया था कि चाइना का इसमें भला हो सकता है बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में। लेकिन शेख हसीना ने मई के महीने में ही अपने द्वारा एक चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि किसी सफेद आदमी को मेरा यहां होना पसंद नहीं है। और उस पर हमने सेशन भी किया था। मैंने बताया था कि बांग्लादेश को तोड़कर एक नया राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। यह हमने सेशन किया था जब शेख हसीना के द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति कहीं ना कहीं आज के इस दौर तक पहुंचने में कोई ना कोई विदेशी ताकत में अमेरिकी ताकत होने पर निशाना किया जा रहा है। मैंने कल ही आपको बताया था, कल शाम को जब अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन किया था, कि बांग्लादेश से शेख हसीना निकली हैं, इंडिया पहुंची हैं। बचकर निकलने के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर का साथ लिया है। यहां पर सेना ने कहा है कि वो अंतरिम सरकार बनाएगी, और सेना के जनरल की तरफ से वाकर उज जमान जो हैं वो इस समय पर अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किए थे। लेकिन शेख हसीना ने मई में जिस बात की तरफ इंडिकेशन किया था, इससे बड़ी खबर यह बनती है कि क्या इस काम को करने में अमेरिका का हाथ है? क्या अमेरिका ने बांग्लादेश में इस तरह से दंगे करवाए हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बांग्लादेश में जो हुआ है भारत के लिए वो कितनी चिंता की बात है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन है। मेरे प्यारे साथियों, शेख हसीना कल जब हमने आपके सामने सेशन किया उस समय अपडेट दिया था, हिंडन एयरबेस पर उतरी। शुरुआती जानकारी में पता चला था कि बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शनों के चलते ये देश छोड़कर निकली थी, क्योंकि सेना के द्वारा यहां पर कब्जा कर लिया गया था और जनता को विश्वास दिलाया गया था कि आपके साथ के जो नेता हैं जो जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और इसी के चलते खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया। और जो प्रदर्शनकारी जो कि शेख हसीना के खिलाफ थे, जो उनके पिता की तस्वीरें, मूर्तियां तोड़ रहे थे, जो तस्वीरें अपने आप में कभी बांग्लादेश में नहीं सोची गई होंगी, शायद कभी भी प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने नहीं सोचा होगा कि उनके पिता जो कि राष्ट्रपिता हैं मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के निर्माता, उनको इस तरह से यहां के लोग क्रेन से उखाड़ने का प्रयास करेंगे। शेख हसीना के प्रति यह गुस्सा वहां की आम जनता में तो नहीं हो सकता, यह लोगों के मन में सवाल है। लोगों के मन में सवाल है कि संभवतया यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड दुर्घटना है। इस पॉलिटिकली मोटिवेटेड दुर्घटना में कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है, जो ये चाहते हैं कि शेख हसीना का भारत प्रेम
इतना ज्यादा ना बढ़ जाए जिसके चलते वो चाइना के लिए, वो पाकिस्तान के लिए, वो अमेरिका के लिए मुसीबत बने। संभवतया इस प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना को उखाड़ने में, और यह कारण भी बताया जा रहा है कि हो सकता है इसी कारण शेख हसीना भारत पहुंची सबसे पहले शरण लेने के लिए, और यहां से आगे वो अन्य देशों में शरण मांग रही हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि अगर वो भारत रुक जाती हैं तो क्या परिणाम होंगे। अगर शेख हसीना इंडिया रुकने का निर्णय ले लेती हैं तो क्या भारत बांग्लादेश संबंध खराब हो जाएंगे? क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हो जाएंगी? क्या भारत के साथ में जो अभी मतलब एक तरह से बॉर्डर क्राइसिस चल रहे हैं, फिर चाहे पाकिस्तान का हो चाहे फिर वो चाइना को, वैसा ही फ्रंट क्या हम बांग्लादेश में जो वर्तमान में सरकार बनेगी उसके साथ ओपन कर देंगे? तमाम प्रकार की चिंताएं हैं। इसी कारण से भारत सरकार के द्वारा आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सभी को टेबल पर बिठाकर पूछा जाए कि बताइए बांग्लादेश के विषय पर हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश के कारण ही हम पूर्वोत्तर भारत को लेकर के अपनी तरफ से थोड़े सुरक्षित फील करते हैं। अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं तो यह पूर्वोत्तर के लिए हमें बहुत बड़ी चिंता देंगी। इन सभी के बीच में आपके सामने बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसी स्थितियां तुरंत क्यों बनी। इस पर हमने पहले भी सेशन किया है, कल भी बताया है, फिर से मैं याद दिला दूं। शुरुआत हुई थी यहां पर स्टूडेंट्स के आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट से, लेकिन धीरे धीरे सरकार आरक्षण पर तो मान गई कि हम आरक्षण हटा देंगे, और आरक्षण हटाकर मात्र 7% ही आरक्षण छोड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद भी, कोर्ट का अपना फैसला बदलने के बावजूद भी, असल मायने में पुरानी बातें निकल कर आ गई कि आपने सरकार में जो चौथी बार रिपीट किया है, चौथी बार रिपीट करते समय आपने चुनावों की अनदेखी की थी। आपने चुनावों के अंदर अपोजिशन के नेताओं को जेल में डाल दिया था। अपोजिशन चुनाव में उतरा ही नहीं था, इसलिए आप चुनाव जीत गए थे। इसलिए छात्रों ने अपनी तरफ से प्रदर्शन करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी को ही उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया। परिणाम निकला कि शेख हसीना को फाइनली देश छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि 4 तारीख के दिन जो प्रोटेस्ट हुए उसमें फिर से लगभग 90 से अधिक लोगों की जान गई, और जिसके चलते भारत के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई थी। ठीक है, शेख हसीना भागती हैं। सबसे पहले भाग करके वो भारत के अगरतला पहुंचती हैं, और अगरतला से फिर दिल्ली, नोएडा पहुंचती हैं। जब ये पहुंचती हैं यहां पर अपने हिंडन एयर बेस पर, जो गाजियाबाद में, माफी चाह रहा हूं, यहां पर जब पहुंचती हैं, यहां पहुंच करके एनएसए अजित डोवाल साहब इनसे मिलने जाते हैं। डोवाल साहब मिलने जाते हैं और मिलकर के फिर सरकार को रिपोर्ट करते हैं कि साहब हम मिल लिए हैं, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। इन बारों पर जानकारी साझा की गई। मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में जो भी अपडेट थे वो हम लगातार आपको ट्विटर हैंडल पर दे रहे थे। अंतरराष्ट्रीय खबरों से रिलेटेड हो या देश की खबरें, उनसे आप कनेक्टेड रहने के लिए हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस नाम से, इस हैंडल से वेरीफाइड अकाउंट है, ताकि आपको अपडेटेड जानकारियां तुरंत मिलती रहे। सेशन दिन भर में 1 या 2 आते हैं, लेकिन आपको दिन भर अपडेटेड रहने में अगर न्यूज़ फॉलो करनी है तो हम यहां पर आपको फ्लो में जानकारियां दे रहे होते हैं। फ्लो यह था कि कल जो भी घटनाएं बांग्लादेश में घटी, उन घटनाओं के चलते सबसे पहले आप यहां से निकल करके अगरतला के लिए रवाना हुई 2:45 पर, और शाम 5:30 पर आप गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर C-130 ट्रांसपोर्ट विमान से आकर के पहुंच गई थी। यहां पहुंचने के बाद भारत में उन्हें एक सेफ हाउस में रखा गया है, और भारत सरकार अब उनसे चर्चा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह हमें क्यों लग रहा है, और अल्टीमेटली क्या शेख हसीना वहां से निकलकर आ गई हैं? जैसे नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे, ऐसे ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री छोड़कर आ गई हैं, तो क्या वो वापस नहीं लौटेंगी? क्या उनके बेटे ने कहा है कि नहीं, अब वो राजनीति में वापस नहीं जाएंगी। उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय ने कहा है कि हमने अपनी तरफ से ये निर्णय लिया है कि अब हम राजनीति में वापस नहीं जाएंगे। अब ये बड़ा सवाल है। एक तरह से अपना संपूर्ण साम्राज्य, एक जो उन्होंने अपनी राजनीति बनाई होगी, अपना जो भी खरीद फरोख्त की होगी, जमीन जायदाद बनाई होगी, पुरखों की, दादाओं की जो भी संरचना रही होगी, उसे छोड़ करके ये तुरंत चली आई हैं और बाद में निर्णय ले रही हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत सख्त फैसला भी हो सकता है उनके चाहने वालों के लिए, जो कि इनके प्रति सिंपैथाइजर थे। इतना ही नहीं, उनके लिए भी बड़ी चिंता का विषय हो सकता है जिन्होंने कभी शेख हसीना के कारण अपने राजनीतिक कैरियर को चमकाया हो। अब नेता ही फरार हो जाए तो विचार कीजिए कि कैसी स्थिति होगी। खालिदा जिया को बाहर निकालने का राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया, जो कि इनकी अपोजिशन के नेता हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से हैं। ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से खालिदा जिया हैं, इन्हें रिलीज करने का तुरंत आदेश हो गया क्योंकि मैडम चली गई। असल मायने में खालिदा जिया जो हैं, ये चाइना समर्थक और पाकिस्तान समर्थक हैं, और इनको 17 साल की जेल के लिए शेख हसीना ने जेल में डाला हुआ था, इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगा करके। इनके जो पति थे खालिदा जिया के, जिया उर रहमान,
उन पर आरोप था कि उन्होंने कभी मुजीबुर रहमान को मरवाने की प्लानिंग की थी। मुजीबुर रहमान कौन? तो खालिद शेख हसीना के पिता, यानी कि राष्ट्रपिता जो बांग्लादेश के थे, बंगबंधु जिन्हें कहते थे, ठीक है। बंगबंधु 1975 में आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा मारे गए थे। उस समय पर मेजर हुआ करते थे खालिदा जिया के पति जिया उर रहमान। अब जिया उर रहमान जो हैं वो मेजर के पद से अपने आप को दूर, मतलब कॉन्स्पिरेसी जुड़ती गई कि इन्होंने मरवाया है। डायरेक्टली किसी का नाम निकल कर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे लोग कहने लगे कि वो सेना में थे और उन्होंने ही कॉन्स्पिरेसी की थी। धीरे धीरे उनके खिलाफ भी घटनाएं बढ़ने लगी और फिर बाद में उनका भी असैसिनेशन हुआ। फिलहाल के लिए खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों ही बेगमें हैं जो कि इस समय शासन में थी। खालिदा जिया जब शासन में होती हैं तो शेख हसीना का बुरा चल रहा होता है, जब शेख हसीना शासन में होती हैं तो खालिदा जिया का बुरा चल रहा होता है। अब से पहले तो ये माना ही जा रहा था कि खालिदा जिया फिर लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन समय ने परिवर्तन लिया और ये जेल से रिहा होकर के वापस बाहर आ गई हैं। लेकिन ये बाहर आई हैं तो क्या ये भारत के लिए अच्छा है? ये इसलिए आपको जानने का विषय होना चाहिए क्योंकि इस पर जब मैंने 6 महीने पहले सेशन किया था ना, तब आपको बताया था कि बांग्लादेश में इन्हीं की पार्टी के नेतृत्व में भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। मैंने इस पर सेशन किया था, उसमें आपको बताया था कि खालिदा जिया जो हैं, जो कि जिया उर रहमान की पत्नी हैं, उन्होंने ही भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। उनकी ही टीम लीडर्स के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने ही फैसले किए थे कि भारत की वजह से शेख हसीना सुरक्षित फील करती हैं, इंडिया से रिलेटेड जो भी काम है उन्हें बाहर करो। अब आप पूछोगे बांग्लादेश के लिए, भारत के लिए बांग्लादेश क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हालांकि मैं बता चुका हूं कि पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अमेरिका के बाद अगर हम कहीं सेकंड सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद पैसा कमाते हैं तो वो बांग्लादेश है, यानी ट्रेड सरप्लस में रहते हैं हम बांग्लादेश के साथ। अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में और बांग्लादेश के साथ ट्रेड सरप्लस में। ऐसे में इनके साथ ट्रेड सरप्लस में रह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके सामान का बायकॉट करेंगे और चाइनीज सामान मंगाएंगे। चाइनीज सामान आता है तो निश्चित ही बड़ा सवाल ये बनता है कि चाइना के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि शेख हसीना ने चाइना के स्थान पर मोंगला पोर्ट भारत को दिया था, चाइना के स्थान पर तीस्ता का जो सर्वे होना था वो भारत को दिया था। ऐसे बहुत सारे भारत हितैषी फैसले लिए थे जिसके चलते बांग्लादेश की जनता को लगने लगा कि ये तो भारत सरकार का एक्सटेंडेड आर्म है, यानी भारत सरकार ही इन्हें चला रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश की जनता शेख हसीना मतलब भारत मानती है कि ये ही इनके द्वारा ही इन्हें चलाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि दुनिया की जो सो कॉल्ड 2 सुपर पावर हैं वो इस मामले में क्या सोचती हैं। तो देखिए, दुनिया में इस समय एक सुर्खी चल रही है और वो ये है कि चाइना ने जो किया होगा वो तो डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जिसका सबसे बड़ा हाथ है ना, वो हाथ निकल कर आता है अमेरिका का। ऐसा क्यों? इसके ऊपर मैंने आप लोगों को कुछ समय पूर्व सेशन किए थे। मैंने आपको चाइना के बारे में जो सेशन किए वो तो जानकारी दे ही रखी है। असल में अमेरिका के बारे में भी मैंने एक सेशन किया था आप लोगों के सामने, जिसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि हो सकता है कि इस घटना के पीछे अमेरिका हो। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? असल मायने में ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही ये सत्ता परिवर्तन हुआ तुरंत इसके बाद सुर्खी आती है। आप इधर देखिएगा, 5 अगस्त की खबर है। अमेरिका का मैसेज क्या आता है? अमेरिका का मैसेज आता है, वी वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट। ये अपने आप में इशारा है, भाई दुनिया का कोई भी देश इस पर प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। जो हुआ है उसके बारे में क्या बोला जाए, आपने बकायदा घोषणा कर दी कि वी वेलकम दी अनाउंसमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि आपने प्रॉपर तरीके से यह स्वीकार कर लिया है कि यहां पर इनका हटना और इनके हटने के बाद में नई सत्ता का आना, यह तो हम तैयार थे। यानी दुनिया के लिए सरप्राइज था, आपके लिए और मेरे लिए सरप्राइज था कि यह क्या हुआ। ये सरप्राइजिंग एलिमेंट इनके लिए बड़ा नॉर्मल था, न्यू नॉर्मल था। इन्होंने स्वागत तत्काल प्रभाव से कर दिया। यार इतना जल्दी तो समझ ही नहीं पाया। इसके साथ साथ बांग्लादेश लॉ इसमें लिखा कि आगे आने वाली समय में जो ट्रांजिशन हो वो बांग्लादेश के कानून के हिसाब से हो। इस बात को सुनते ही दिमाग के पत्ते लोगों के खुलने लगे कि इसका मतलब भाई साहब मामला गड़बड़ है। आप और हम बेचारे चाइना को दोष दे रहे हैं, चाइना वालों ने ऐसा किया होगा। खेला यहां कोई और खेल रहा था और इस खेले के बारे में पहले भी शेख हसीना ने इन्फॉर्म किया था। क्यों? क्योंकि असल में शेख हसीना सरकार को अमेरिका पसंद नहीं करता है। उसके बारे में तमाम खबरें हैं। आप देखिए, अमेरिका ने शेख हसीना पर पहले भी प्रतिबंधों का धमकी दी थी। कहा था कि तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, तुम्हारे कपड़े हम नहीं आने देंगे, तुम्हारे पैसे को हम नहीं निकलने देंगे। शेख हसीना पर बांग्लादेश ने तमाम प्रकार के सैंक्शंस लादने का हमेशा डर दिया था। और मैं आपको बताऊं, शेख हसीना थोड़ा सा रशिया और भारत के संपर्क में थी। ऐसे में रशिया का जो तेल था ना, वो भारत के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा था। इस पर भी अमेरिका ने अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई थी। ऐसे में रूस ने ये
क्लेम किया था जब चुनाव होने वाले थे इनके, शेख हसीना के, उस समय पर रशिया ने कहा था कि इन चुनावों को अमेरिका प्रभावित कर सकता है, अमेरिका प्रभावित कर सकता है। शेख हसीना ने समझदारी दिखाते हुए क्या किया, खालिदा जिया को जेल में टिका दिया। मतलब एक तरह से कहिए कि वो प्रोटेस्ट करती रही, उठा करके उठा दिया, चलो तुम हटो। ऐसे में यूएस ने साफ साफ बाद में इलेक्शन होते ही जनता को भड़काने के लिए क्या कहा कि बांग्लादेश के जो इलेक्शन हैं वो फ्री और फेयर नहीं है। देखो ऐसे समझो आप, आज इंडिया में इलेक्शन हुए थे इंडिया के इलेक्शन पर अगर अमेरिकी टिप्पणी यह आ जाती कि इंडिया के इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, हम लोग जो भारत के या इंडियन कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना, जो कि दुनिया में सही मायने में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग बाग हैं, इनकी एक बहुत बड़ी मानसिकता यह है कि अमेरिका क्या सोचता है या ये पैसे वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम सही मायने में पीड़ित हैं इस बात से कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, रोग क्या कहेंगे लोग। अमेरिका, वो इंडिया वालों में, इंडिया के जो पोते, भारत के बेटे जो भी हैं, इन सब में एक कॉमन चीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे बारे में अमेरिका क्या सोचता है। अमेरिका सोचता है कि तुम्हारे चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, तो फ्री एंड फेयर नहीं है। अमेरिका सोचता है फ्री एंड फेयर हैं क्योंकि उसने अटेस्ट कर दिया कि आप लोकतांत्रिक हैं, तो आप लोकतांत्रिक हैं। तो अमेरिका ने यह वर्चस्व स्थापित किया हुआ है। अमेरिका ने चुनाव होते ही कहा अपनी तरफ से कि भाई यहां के फ्री एंड फेयर नहीं थे। अब बांग्लादेश के शेख हसीना से अगर पूछा जाए कि क्या आपके चुनाव फ्री एंड फेयर थे, तो शेख हसीना कहती है कि साहब, चुनाव से किसी को किसी ने रोका नहीं। खालिदा जिया को कहा गया था चुनाव लड़ो, खुद ही जब वो समझ गई थी कि वो चुनाव में नहीं जीत पा रही है तो कह रही है कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगी। तो वो वाली बात हो गई कि आपको किसी खेल में कॉम्पीट करने के लिए कहा गया, आपको लग रहा है कि आप जीत नहीं पाओगे, आपने कहा मैं तो गेम ही नहीं खेल रहा, मैं गेम ही नहीं खेल रहा, नहीं जीत पाऊंगा। ये तो वो हुआ ना, जैसे कई बार आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं, आप कहते हैं लास्ट मोमेंट पर यार पास तो हो नहीं पाएंगे, कह दो हमने तो एग्जाम ही नहीं दिया, एटीट्यूड में एग्जाम ही नहीं दिया, कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। तो बोले खालिदा जिया ने ये काम किया था। ऐसा थोड़ी है कि किसी और अपोजिशन पार्टी को ना खड़ा दिया होगा। शेख हसीना के समय में और पार्टियां खड़ी हुई थी। खालिदा जिया किस प्रोटेस्ट में उलझी हुई थी, उनका कहना था कि चुनाव से पहले बांग्लादेश में हर बार अंतरिम गवर्नमेंट बनती है। शेख हसीना ने अंतरिम गवर्नमेंट नहीं बनवाई थी। अंतरिम गवर्नमेंट नहीं बनवाई थी, इसके पीछे भी शेख हसीना का तर्क था कि जब पहले खालिदा जिया की सरकार हुआ करती थी तो उसने भी चुनाव कराने से पहले अंतरिम गवर्नमेंट नहीं बनवाई थी। अंतरिम गवर्नमेंट क्या है? पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक प्रकार का चोचला है, और वो क्या है, जैसे अपने देश में होता है ना, चुनाव से पहले तक यानी आखिरी दिन तक हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके यहां पर क्या होता है कि चुनाव की जैसी घोषणा होती है ना, एक अंतरिम सरकार बना दी जाती है, एक अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, कोई भी और XYZ व्यक्ति, जिसका काम होता है कि भाई सत्ता में जो पार्टी पहले से थी उसका इंटरफेरेंस मिनिमम करना है और आपको केवल चुनाव के काल तक सरकार चलानी है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सके। तो खालिदा जिया ने जो अपने काम में किया था, शेख हसीना ने इस बार अपने टाइम पे कर दिया। दोनों एक दूसरे को बराबरी दे रही थी। इस बात पर अमेरिका बोलता है ये फ्री एंड फेयर नहीं है। फ्री एंड फेयर क्यों नहीं है? बोले कोई दूसरी पार्टी आपके सामने, बड़ी पार्टी चुनाव में नहीं उतरी इसलिए। इससे वहां की जनता के अंदर इन्होंने एक मैसेज भेजा कि अमेरिका इस चीज से खुश नहीं है। अमेरिका खुश नहीं है। ऐसे में अमेरिका ने बांग्लादेश के इलेक्शंस पर जो बयान दिए वो साथ साथ यूनाइटेड नेशंस को भी पकड़ लाया कि तुम लोग भी बोलो कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। ऐसे में फिर एक खबर निकलती है जो कि चुनावों के दौर की है, और उसमें भी रशिया ने भी बाकायदा इस बात के बारे में दम लगाया था, और अमेरिका के भी एक पूर्व CIA एजेंट ने कहा था कि अमेरिका इन चुनावों को प्रभावित करेगा। दोनों तरीके थे उसके पास प्रभावित करने के। क्या क्या? नंबर एक, या तो वो आइदर माई वे और नो वे, या तो उसको प्यार से समझाएगा कि देख मान जा, अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर दूसरे तरीके से अपनाएगा। शेख हसीना के प्रति जो उसकी खुन्नस है, उसमें बहुत बड़ा कारण क्या है वो निकल के आया जब ये खबर छपी। क्या खबर छपी? शेख हसीना ने पब्लिकली एक बात कही और उसने कहा कि अमेरिका डेस्परेट है हमारे देश में एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि दुनिया के लगभग 80 देशों में 170 से भी ज्यादा उसने अपने बेस बना रखे हैं। ऐसे जगह पर उसने बेस बना रखे हैं ताकि पूरी दुनिया को वो अपने तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के आसपास अमेरिकी बेस आपको नजर नहीं आएंगे। भले ही वो भारत प्रेम की बात करता हो, लेकिन भारत के आसपास अमेरिकी बेस नहीं है। बॉर्डर आप सोचकर देखिए, भारत के पास में पाकिस्तान में चाइना भले ही बैठा हो, लेकिन इंडिया के नजदीक ना तो श्रीलंका में, ना नेपाल में, ना भूटान में, ना बांग्लादेश में, ना म्यांमार में, कहीं पर भी अमेरिका नहीं है।
ऐसे में इनकी चाहत थी कि बांग्लादेश में अगर हम एंट्री कर जाए ना, क्योंकि आपको याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलूं, जब 1971 की लड़ाई हुई थी ना, तो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से तो अमेरिका वालों ने अपना लड़ाकू जहाज भेज दिया था, पानी का जहाज, जैसे अभी ईरान के सामने भेज दिया ना इन्होंने, ईरान के सामने अपना अब्राहम लिंकन भेज दिया है, जो मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर है, भेज दिया। ऐसे उस समय पर इंडिया के बाहर भी भेज दिया था। ये तो रशिया वालों ने बंगाल की खाड़ी वाली साइड से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था, जिससे दोनों काउंटर बैलेंस हुए थे। अमेरिका हमेशा उन जगहों पर जहां जहां उसको स्ट्रेटेजिकली नुकसान हुआ है वहां पर अपने अड्डे बनाने की हमेशा चेष्टा करता है। इसने बांग्लादेश को प्रेशराइज किया, क्योंकि इसको पता था फ्रेगाइल नेशन है, गरीब देश है, टूट जाएगा। इसको दबाया कि यार तुम्हारे यहां पर हमें मिलिट्री बेस खोलना है। इन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खुद कह रही हैं कि अमेरिका ने हमें धमकी दी कि अगर तुम मिलिट्री बेस नहीं बनाने दोगे हमें, तो तुम्हारे और म्यांमार में से निकालकर हम एक नया देश बना देंगे, जैसे ईस्ट तैमूर में हमने किया है वैसा कर देंगे। यह खबर बड़ी वायरल खबर हुई थी, इस पर हमने सेशन किया था। हमने बताया था कि बांग्लादेश को नया तोड़ करके नया देश बनाने की चाहत रखता है अमेरिका। इस पर मैंने 2 महीने पहले सेशन किया था, समय मिले तो देख लेना, अंकित इंस्पायर इंडिया पर डला हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ना तो रूस के तेल से खुश था जो बांग्लादेश को मिल रहा था वाया भारत, और भारत को कंट्रोल करने के लिए, भारत का वो कितना भी बड़ा मित्र क्यों ना हो, लेकिन वो मित्रों को ही कंट्रोल करता है। नाटो नाम की उसने भले ही पूरी टीम बना रखी हो, लेकिन उन नाटो की टीम को ही वो कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। वो किसी ना किसी प्रकार से पकड़ के चलता है। ऐसे में इसने अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश को तोड़कर हम नया देश बनाएंगे, और कार्व आउट करने के लिए कि भाई ये चीजें हम निकाल करके इसको बनाएंगे। अब ये चीज बड़ी खबर है। अब जब ये बड़ी खबर है तो शेख हसीना ने इसके बारे में मई में ही खबर दे दी थी कि मेरे साथ में धमकीबाजी चल रही है, बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा काम कर दिया जाएगा। इस पर शेख हसीना ने पर्टिकुलरली अमेरिका का नाम तो नहीं लिया था। उसने कहा, शेख हसीना ने कहा था कि डिड नॉट नेम द नेशनलिटी ऑफ दैट व्हाइट मैन। व्हाइट मैन के बारे में उन्होंने कहा, ए व्हाइट मैन ऑफर्ड हर a hassle-free re-election in 7 January poll provided she allowed a foreign country to establish an air base in Bangladesh territory। तुम्हारे यहां पर हम चुनाव आसानी से हो जाने देंगे यदि तुम हमें यहां पर एक एयर बेस बनाने देती हो। अब चूंकि इन्होंने एयर बेस बनाने की परमिशन नहीं दी, ऐसे में अमेरिका के द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट को शुरुआत दे दी गई। आप में से बहुत सारे लोगों, जो इनोसेंट लोग हैं ना, वो कहेंगे सर कुछ भी, मतलब कुछ भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है क्या। मैं केवल आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। आज आपको अगर यह कहा जाए कि जाइए और मैदान में खड़े हो जाइए, गोली खाइए, एक बार के लिए आपके हित टकराएंगे तो आप संभवतः चले भी जाएंगे कि नहीं साहब मैं राष्ट्र प्रेमी हूं। आपके पास गन कहां से आ जाएगी, आपके पास वेपन्स कहां से आ जाएंगे, आपके पास इतनी बड़ी भीड़ को मोबिलाइज करने का पैसा कहां से आ जाएगा। आज अगर आप एक दिन के लिए भी बाहर निकलते हैं तो भी प्रति व्यक्ति अगर बाहर निकले 2 टाइम भोजन करे और जरूरत भर का ट्रांसपोर्ट करे तो 1000 रुपया खर्च होता है। इतनी बड़ी भीड़ मोबिलाइज हो रही है, उनका नाश्ता पानी, उनका मूवमेंट, उनके लिए संचार सुविधाएं, उनके लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेज, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए सामान, ये सब कोई घर से थोड़ी दे देगा। आप 1000 लोगों को इकट्ठा करके नाश्ता नहीं करा सकते अगर सही मायने में अगर आप मध्यम वर्गीय हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को मोबिलाइज कर रहे हो तो फंड मूव होता है, और वो फंड मूव कराने के लिए जो पाकिस्तान में सोचो इमरान खान के सांसदों को खरीद के शहबाज शरीफ की सरकार बना दी पूरे टाइम। आप सोचो कितना दोगलापन है अमेरिका का। बांग्लादेश में तो कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, वहीं पाकिस्तान के बारे में देखो 1% मुंह नहीं खोल रहा है। अमेरिका की दोगलापंती अगर आप समझें तो इस गहराई को समझ पाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान में क्या किया, इमरान खान जेल में डले हैं, एक बार भी अमेरिका का बयान आया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, हैं? वो बोलता है कि रिज्ड हैं इलेक्शंस, लेकिन शहबाज शरीफ को वेलकम करता है, उनकी सरकार को कोई दिक्कत नहीं करता है, आईएमएफ के थ्रू लोन दिलाता है। साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान की सत्ता बदली गई। इमरान खान की पार्टी की वैलिडिटी खत्म करा दी गई कि भाई चुनाव चिन्ह ही मत दो तो चुनाव कैसे लड़ेगा। इमरान खान जेल में ही बस डमरू बजा रहे हैं। तो शेख हसीना का वही हाल करने की तैयारी में थे ये, कि शेख हसीना को खत्म कर देंगे, या तो तुम मिलिट्री। इनको जब अपने, मतलब अमेरिका को जब अपने हित चाहिए होते हैं तो वो किस हद तक चला जाता है उसका जीवंत उदाहरण है ये। यानी अमेरिका शेख हसीना के साथ ऐसा किए हैं, इसका अंदेशा उस पुरानी घटना से जिस पर हम ऑलरेडी सेशन किए हुए हैं वहां से आपके लिए निकल कर आता है। मैंने ऑलरेडी इस पर आपके सामने सेशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका इस क्षेत्र में बेस चाहता था,
और बेस के लिए इन्होंने यहां की सरकार ही टॉपल करा दी। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर इसका और कोई प्रमाण है कि ऐसा हुआ होगा, कोई फोन आया या कुछ आया? आपको मालूम है इस क्षेत्र में बाइडेन ने एक आदमी छोड़ा हुआ है जिसका नाम है डोनाल्ड लू। याद कर लो, ये वही व्यक्ति है जिसको कुछ दिनों पहले मैंने आपको याद दिलाया था। इसकी पहचान बता देता हूं। मैंने आपको बता रखा है ना कि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है, कमांड्स में बांटा हुआ है। जैसे इंडिया वाला एशिया पैसिफिक कमांड में डला हुआ है। कमांड्स के अंदर ये लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि यहां का शासक है, इनडायरेक्टली अमेरिका का इस पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल करने वाला दूत है। यह क्या करता है, इन क्षेत्रों में घूम घूम कर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इन सब की रिपोर्टिंग अमेरिका को देता है और अमेरिकी आदेशों की पालना कराता है। कोई एम्बेसडर नहीं है ये बस सीधा कांटेक्ट में रहता है, इधर उधर यात्राएं करता है। इसी ने ही इमरान खान बेचारा जेल क्यों गया? इमरान खान ने आरोप इसी डोनाल्ड लू पर तो लगाया था। इसी का ही तो वो साइफर था जो लीक कर दिया था इमरान खान ने। यह कहा था कि डोनाल्ड लू ने मेरी सरकार गिरा दी। डोनाल्ड लू ही था वो व्यक्ति जो शहबाज शरीफ को इंस्ट्रक्शन दिया था कि हां भाई सरकार गिराओ इस आदमी की। इमरान खान की सरकार गिराने वाला यही व्यक्ति था। यही वो व्यक्ति था जो कि मई के दौरान यहां पर पहुंचा था। कहां पर? बांग्लादेश पहुंचा था धमकाने के लिए। फिर बाद में भी वापस पहुंचा बांग्लादेश इनको धमकाने के लिए कि देखो या तो ये बात मान जाओ, जो तुमसे चाहिए वो दे दो, नहीं दोगे तो सरकार गिरा देंगे। अब सरकार गिराने के लिए इनको, आपको और हमको लगता है कि लोकतंत्र के अंदर हमारे हाथ में सब चल रहा है। आपको तो पता भी नहीं रहता कि कौन सा मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा और कौन सा मुद्दा गायब हो जाएगा। हमारे देश में बहुत सारी दुर्घटनाएं प्रतिदिन प्रति घंटे हो रही होती हैं। कोई घटना तो पूरे टाइम सुर्खी बनी होती है और कई बड़ी बड़ी घटनाएं एक 5 मिनट का अटेंशन नहीं पाती कि उसके ऊपर कोई खबर भी आ जाए या उसके ऊपर कोई मसला भी हो जाए। खबर को बड़ा बनाने का जो प्रक्रम है वो पैसे से चलता है। पैसे से ही वो खबर बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में, बड़े बड़े लॉयर्स के पास, कोर्ट्स के पास, राजनेताओं के पास घूमती हैं, जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। लू ने यही खेला खेला बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में इस प्रकार से इस घटना को इतना बड़ा बनाया गया कि सत्ता परिवर्तन होने तक पहुंच गया। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका के हित जितने हावी होते हैं वो उस देश के साथ उतना बुरा कर सकता है। और इसका प्रमाण किससे निकला? जब ये तुरंत बोले कि वेलकम रहेगा मैडम, यानी कि सत्ता परिवर्तन का हम स्वागत करते हैं। यही वो डोनाल्ड लू है जिसने हाल ही में भारत के केस में बोला था। आपको याद होगा भारत के केस में जब प्रधानमंत्री रूस गए थे, जब इंडिया के प्रधानमंत्री रूस गए थे, तो ये बोल के आया था अमेरिका जाकर के कि हमने खूब प्रयास किया उन्हें रोकने का, लेकिन हां हम इसमें कामयाब हुए कि वो उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर कर नहीं आए। अकेला आदमी राज कर रहा है, अमेरिका ने छोड़ा हुआ है इसको। साम दाम दंड भेद सब अलाउड है इसको, हल्की चीज नहीं है। यही है वो आदमी जो खेला खेल रहा था, ठीक है। इसी कारण से इस पूरी घटना पर शेख हसीना के सत्ता परिवर्तन पर इन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं और हम वेलकम करते हैं वहां पर अंतरिम सरकार बनने का। अब बड़ा सवाल यह है कि शेख हसीना इंडिया आई, इसका क्या मतलब निकालें? देखो, शेख हसीना पहले भी इंडिया आई थी जब इनके फादर को असैसिनेट किया गया था 1975 में। जब शेख हसीना बहुत छोटी थी, मुजीबुर रहमान ने जिस समय सत्ता बनाई थी, मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाए तो सेना ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके उनको मार दिया तो ये डर के मारे भारत आई थी। तब इंदिरा जी ने इनको संरक्षण दिया था। तो इनका भारत के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है ये जग जाहिर है। भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जग जाहिर है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जैसी जो संस्थाएं हैं जो अमेरिका के कहने पर चलती हैं, वो केवल और केवल मूक दर्शक बनी हुई अक्सर ऐसी घटनाओं पर रहती हैं जब किसी देश की चुनी हुई सरकार को कुछ उपद्रवियों द्वारा उखाड़ कर फेंकने की हिमाकत की जाती है। तो बहुत सारी एजेंसीज केवल अपने हितों की पालना में रहती हैं। ये एक पक्ष है, इस पक्ष को और तरीके से भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल भारत के साथ क्या चैलेंजेस हैं अब उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे ही ये घटना निकल कर आई, तत्काल प्रभाव से संभव है कि बांग्लादेश में भारत समर्थित जो लोग हैं, आवामी लीग के, या फिर कहिए कि इनकी जो शेख हसीना की जो पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता हैं, उनके साथ वहां पर अब राजनीतिक हिंसा हो सकती है, मतलब बांग्लादेश के अंदर। नंबर एक। नंबर दूसरा, चूंकि भारत बांग्लादेश में काफी प्रभावी था और वहां पर मेजॉरिटी जो अल्पसंख्यक है, यानी कि बांग्लादेश में जो मुसलमानों के बाद दूसरी आबादी है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर की आबादी, वो हिंदुओं की है। ऐसे में वहां पर हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादती हो सकती है। बांग्लादेश में 2 लोग, आवामी लीग के लोग और हिंदू, इन दोनों के साथ बहुत बड़ी राजनीतिक हिंसा और बहुत बड़ा मैसेकर हो सकता है। ऐसे में यह बड़ी संभावना है कि बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके इंडिया चले आएं।
या ऐसा संभव है कि भारत के जो संसाधन हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। इसके चलते भारत ने जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो कुछ दिन के लिए बांग्लादेश से होल्ड कर दी है। बॉर्डर जो साझा करता है बांग्लादेश के साथ, वहां पर चेकिंग बढ़ा दी है, फोर्सेस तैनात कर दी हैं, ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो बीएसएफ यहां पर खड़ी रहती है उसको आगाह कर दिया है कि कोई भी ऐसी घटना हो तो उस पर ध्यान रखना है। बीएसएफ प्रॉपर प्रकार से इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और भारत के प्रधानमंत्री ने एनएसए के साथ कल इस बात पर मीटिंग की और अपनी कैबिनेट कमेटी को बुलाया कि भाई बताओ क्या चलना चाहिए। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें कि भारत के 4 बड़े मंत्री बैठकर के प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं, उन्हें बुलाया और सर्वदलीय बैठक को आमंत्रित किया कि भाई शेख हसीना का क्या करें जो इंडिया आ गई हैं। ऐसे में सभी पार्टियों को बुलाकर उनसे यह डिसीजन लेना कि शेख हसीना के केस में उन्हें राजनीतिक संरक्षण देना चाहिए या फिर कहीं उन्हें आगे जाने देना चाहिए, यह भारत के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। अब ऐसे में भारत के लिए जो मेजर टेक अवेज हैं इस घटना से, जो हमें सीखने वाली बात है और भविष्य की जो चिंता है उसकी भी चर्चा कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात जो भारत को सीखनी चाहिए वो क्या है कि यहां पर जो घटना घटी है जिसके चलते बांग्लादेश में सिचुएशन बिगड़ी है, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि बांग्लादेश के अंदर 2008 के इलेक्शन से 24 तक लगातार शेख हसीना सत्ता में बैठी हुई थी। इन्होंने बहुत सारे अनपॉपुलर काम ऐसे किए जिसमें से यूथ जो था, जो सड़कों पर उतर के आया, उसके साथ में ट्रीटमेंट जो था वो बड़ा ही गलत तरीके से किया। उनके इंटरनेट को बंद कर देना, उनके ऊपर दंड का प्रयोग करना, यूथ के ऊपर गोली चलवा देना, यह दर्शाता है कि अगर किसी देश में लोकतांत्रिक प्रदर्शन हो रहे हैं तो सरकारों को उसके प्रति किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना चाहिए। भारत को आगे से इस लेसन से खुद पर एक समझ विकसित करनी चाहिए कि एक बड़ी संख्या को जब ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो तो कैसे ट्रीटमेंट देना है, नंबर 1। दूसरा बड़ा टेकमेंट है वो क्या है कि अगर ये यहां से निकलकर बाहर आई हैं तो बांग्लादेश के बाहर आने से अब भारत के बांग्लादेश के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, क्योंकि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बांग्लादेश में ऑलरेडी भारत की तरफ से चल रहे हैं। ये अच्छी मित्र थी हमारी तो प्रोजेक्ट बढ़िया से चला रही थी लेकिन इनके आने के बाद जो नई सत्ता बनेगी वो भारत के समर्थन में रहेगी या नहीं रहेगी, स्पेशली तब जब भाई शेख हसीना तो आज हैं कल हैं ना हो पता नहीं, लेकिन बांग्लादेश तो जहां है वहीं रहेगा। ऐसे में भारत को आवश्यकता है कि वो नेचुरल सपोर्टिव तरीके से शेख हसीना का भी रहे, लेकिन उनके जो अन्य देश के अंदर रह गए लोग हैं उनका भी ख्याल रखे, क्योंकि बांग्लादेश को आप शिफ्ट नहीं कर, क्या बोले, सब कुछ चेंज कर सकते हो आप, पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे में भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में कितना केयरफुली हैंडल करें मामले को, यह देखना होगा, क्योंकि एक तरफ से भारत पर आरोप यह लग रहा है कि भारत ने शेख हसीना के निर्वाचन में सहयोग किया था, 4th टाइम इलेक्शन। और भारत का लालच क्या था भाई, चाहे 2008 के बाद से जब यह सत्ता में आई, चाहे उस समय यूपीए गवर्नमेंट रही हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट रही हो, भारत हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखा है शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के साथ, क्योंकि भारत नहीं बनाया है। ऐसे में अगर शेख हसीना सत्ता से जाती हैं तो यह भारत के लिए हमेशा चिंता, क्योंकि फिर तो वो वास्तविकता में पाकिस्तानी है। खालिदा जिया जो हैं वो पाकिस्तान सिंपैथाइजर हैं, चाइना सपोर्टर हैं, तो भारत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में बहुत सी की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को खालिदा जिया चाइना को उठाकर पकड़ा दें कि साहब यहां पर आप बैठो, अब शेख हसीना तो है नहीं, दूसरा नेता कौन निकल के आएगा पता नहीं। ऐसे में क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसीलिए आवश्यकता है कि भारत जो है वो प्रॉपर तरीके से इस बात पर प्रयास करे कि कैसे इनसे निपटा जाना चाहिए, ठीक है ना। भारत को प्रयास करना चाहिए कि अब कौन वहां पर नई सत्ता में आए, उसके लिए भारत किस प्रकार से अपना इंटरफेरेंस बांग्लादेश में देखता है। भारत को अपने आप को मूक दर्शक बना के नहीं बैठना चाहिए, भारत को चाहिए कि वो आंतरिक मसलों पर पूरी पकड़ बना करके चले, ठीक है ना। ऐसे में अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बांग्लादेश में वर्तमान में बैठे हुए आर्मी चीफ हैं वो कौन सी करवट लेते हैं, उनके साथ में भारत के क्या संबंध हैं, ये तमाम बातें हैं जिससे भारत और बांग्लादेश का भविष्य तय होगा। अमेरिका को जो करना था वो कर दिया, अब बारी भारत की है, क्योंकि पड़ोस भारत का है, भारत पर ही नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ऐसी चाल चल रहा था, तो भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हमारे देश के लोग इस बात को भी समझें कि जो हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके साथ राजनीतिक हिंसा ना हो, क्योंकि डर है जीनोसाइड ऑफ हिंदू का। इसलिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं
हिंदुओं के साथ अत्याचार होने शुरू हो चुके हैं, बड़ी संख्या चल रही है। चूंकि ये खबर के बारे में सत्यता हम प्रकाशित नहीं, हमको नहीं पता है कि क्या सत्य क्या नहीं है। जो अखबारों में वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर अब टारगेट किलिंग चल रही है, अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर हिंदुओं की संख्या की बात की जाए तो 91% जनसंख्या यहां मुसलमानों की है, जिसमें मेजॉरिटी सुन्नी मुसलमान हैं और बड़ी संख्या में फिर यहां पर हिंदू और उसके बाद बौद्ध और ईसाई धर्म मानने वाले लोग आते हैं। देश की आबादी से अगर हम बात करें तो जहां जब ये आजाद हुए थे उस समय 76% मुसलमान हुआ करते थे, आज ये 91% मुसलमान हैं। यानी कि इनकी आबादी का बड़ा हिस्सा परिवर्तित करके, धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बन चुका है। ऐसे में आवश्यकता है कि भारत यहां पर रह रहे 1.31 करोड़ जनसंख्या के जो हिंदू हैं इनकी हिफाजत का क्या प्रयास करता है, 10 लाख बौद्ध के लिए, 4.95 लाख ईसाइयों के लिए क्या प्रयास करता है। यह बड़ी बात भारत के लिए है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लगाया हुआ है, जिसके चलते गैर मुस्लिम अगर इंडिया आते हैं तो क्या भारत उन्हें अपने यहां पर नागरिकता देता है। अभी तमाम प्रकार की कवायदें हैं, ये चलना बाकी हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो साथियों से जरूर साझा करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें और जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपके साथ साझा करते जाएंगे। बाकी मेरी तरफ से अपडेट यह है कि आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर 10 तारीख तक एडमिशंस ओपन हैं एनसीईआरटी बैच के। जिन्हें एडमिशंस लेने हैं जरूर ले लें, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का एक कंबाइंड बैच है जिसमें मैपिंग शुरू हो चुकी है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में इस बैच को कवर कराया जा रहा है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की क्लासेस मेरे द्वारा आप लोगों को चारों सब्जेक्ट्स की कवर कराई जा रही हैं। क्लासेस लाइव हैं और अगर आप उन्हें लाइव नहीं देख पाते तो आप उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है साहब, उम्मीद है सभी साथियों को ये जानकारी। बाकी रही टेस्ट सीरीज की बात, तो बिहार पीसीएस, साथ ही साथ में हमारे द्वारा आरओ एआरओ परीक्षा, यूपी पुलिस, इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर चालू कर दी गई है। आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़े। यहां तक कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट अगर हो तो मुझे बताइए। अभी बहुत सारे अपडेट आने हैं इसके ऊपर, जो भी आएंगे हम आपके साथ साझा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को साझा करते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चले, गौरव लूथरा डॉलर भेज दिए हैं। वाह भाई, का आप जैसा ट्यूशन हमें मिल जाता कैलिफोर्निया यूएसए से। गौरव जी थैंक यू सो मच। अमेरिका में बैठ करके अमेरिका की बातें सुन करके फिर भी आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू। डॉलर वॉलर भेज दे रहे हैं। चलें, खबर आ रही है साथियों यूके से, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कुछ तस्वीरें जिन्हें देख करके आपको लगेगा कि ये क्या सभ्य लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी सभ्यता की कस्में खाते हैं कि विकसित राष्ट्र होते हैं तो ऐसे होते हैं। लेकिन जब इनकी सभ्यता की कहानी में एक कसीदा और कसा जाए कि ये किसी मिस इन्फॉर्मेशन के चलते ये सब मचा दिए हैं। मिस इन्फॉर्मेशन किस बात की, कि इन्हें ये खबर लगी कि अप्रवासियों के द्वारा इनके देश में कोई गलती कर दी गई है। जो यहाँ पर रह रहे इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर किसी हिंसा को स्थान दिया है। मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में कुछ दिनों से उत्पात मचा हुआ है, सड़कों पर लूटपाट मची हुई है। अप्रवासी जो वहां पर पहुंच करके शरण लेने गए हुए हैं, शरणार्थी बने हुए हैं, उन्हें टारगेट करके पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। उनके द्वारा अगर कोई भी वहां पर दुकान चलाई जा रही है या फिर बाहर से माइग्रेंट होकर के किसी ने वहां पर अपना बिजनेस विकसित कर लिया है तो उनको टारगेट किया जा रहा है। तो यूके में इस समय जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, इसकी क्या कारण है आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक गलतफहमी जिसके चलते यूके के 17 शहर जलने लगे। विस्तार से समझते हैं सारी कहानी को। खबर है यूके इमिग्रेंट्स कंसीडर लीविंग कंट्री एमिड वायलेंट प्रोटेस्ट। 10 क्रिटिसाइज, मतलब यहां पर ये छोड़िए, फुटेज शो 6 डेज ऑफ वायलेंस। यहां पर वाई आर दी फार राइट ग्रुप अटैकिंग इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं?
क्यों यहां पर पुलिस को इस तरह से मुंह पर मास्क लगाए हुए लोगों का प्रोटेस्ट सहन करना पड़ रहा है? यहां पर ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कलर में श्वेत दिखाई पड़ रहे हैं, ये अपने आप को दक्षिणपंथी बताते हैं। दक्षिणपंथी का मतलब हुआ ये ब्रिटेन के हितों के रखवाले हैं, साथ ही साथ इनके देश में आने वाले किसी भी बाहर के नागरिक के विरोधी हैं। नंबर तीसरा, ये अपने आप को मुसलमान विरोधी बताते हैं। इनका कहना है कि इनके देश में इस्लाम से जो लोग वास्ता रखते हैं उन्होंने इनके देश में बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसी के चलते ये सब लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने ब्रिटेन में उन लोगों को जहां जहां पर ऐसे लोग शरण ले रहे हैं या फिर वो किसी होटल में ठहरे हुए हैं, उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के 17 शहरों के अंदर आगजनी और पुलिस की झड़प की खबरें सुनाई दी। पता चला कि रविवार को दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों ने उत्तरी इंग्लैंड के रॉटरडैम शहर में शरणार्थियों के लिए जो होटल बना हुआ था उसमें भी तोड़फोड़ करी। होटल का नाम हॉलिडे इन एक्सप्रेस नाम बताया गया और यहां पर लोगों ने खिड़कियों पर बोतलें फेंकी और जिसमें 500 से ज्यादा शरणार्थी रह रहे थे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, होटल में शरणार्थी रह रहे थे, यह क्या खबर है? आइए इस खबर को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। असल मायने में साथियों, ब्रिटेन में एक व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति वहां जाकर शरण लेता है, कहता है कि भाई मैं अपने देश के अंदर नहीं रह पाया इसलिए आपके देश में आकर शरण ले रहा हूं, तो ब्रिटिश सरकार अपने यहां पर रह रहे लोगों को शरण देने के साथ साथ रहने की जगह देती है और वो रहने की जगह होटल में होती है। यानी कि आप यूके जा रहे हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने, सरकार आपके ऊपर पैसा खर्च करेगी और आपको होटल में रखेगी, खाने पीने का पैसा देगी। आप पूछेंगे क्या बात है, क्या वाकई में ऐसा होता भी है या केवल कयास है? मैं आपको बताता हूं, वर्ष 2023 में होटल का बिल ब्रिटिश गवर्नमेंट का 4.1 बिलियन डॉलर था। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शरणार्थियों को रखने के लिए 400 से अधिक होटल्स रखी गई और उन होटल्स में जो बिल सरकार के द्वारा पे किया गया शरणार्थियों को रखने के लिए वो 4.1 बिलियन डॉलर था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शरणार्थियों को लेकर के क्या व्यवस्था करती है। और तो और, जब ये शरणार्थी यहां रहने लगते हैं तो फिर इनको सुव्यवस्थित तरीके से नागरिकता देने और अपने यहां पर काम देने के लिए फिर धीरे धीरे उन्हें वहां से बाहर निकालकर बसने के लिए जगह दी जाती है। यानी ब्रिटेन में जाकर शरणार्थियों को क्या लाभ मिलते हैं, इसलिए शरणार्थी यहां पहुंचते हैं। ऐसी ही एक होटल पर हमला हुआ जिसकी वजह से यह सुर्खी बन रही है, जिसमें 500 से अधिक शरणार्थी रह रहे थे। आपके दिमाग में आएगा, सर जब इतने शरणार्थी रह ही रहे थे तो अब तक सरकार क्यों नहीं चेती, इन शरणार्थियों के लिए क्या कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती? बस यही सारा खेल है। असल मायने में जो आज से पहले यहां पर सरकार थी, यानी कि अभी जो सरकार है उनसे पहले अपने भैया सरकार थी सुनक की, ऋषि सुनक की सरकार और उनकी पार्टी लेबर की जो सरकार थी, उनका यह मानना था कि हमारे देश के अंदर ये प्रवासी जो हैं, अप्रवासी जो बाहर से आकर के शरणार्थी बने हुए हैं, ये बड़ी समस्या है। लोग फ्रांस से नाव में बैठते हैं और नाव से पहुंच करके इंग्लिश चैनल को पार करके हमारे देश में आकर लैंड हो जाते हैं और लैंड होकर के हमारी इन सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का, हमारे द्वारा लोगों को दी जाने वाली जो बेहतरीन सुविधाएं हैं, इनका लाभ लेते हैं और यहीं आकर बस जाते हैं। इसलिए ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी है और जो सुनक की पार्टी है, असल में वो लोग मिलकर के प्लान बनाए कि यहां पर आए हुए शरणार्थियों को हम हवाई जहाज में भरेंगे और भर करके इन्हें अफ्रीका के अंदर रवांडा जाके छोड़ आएंगे। रवांडा छोड़कर आएंगे और रवांडा जाकर के प्रति व्यक्ति लगभग 2 लाख पाउंड रवांडा की सरकार को देंगे कि सर आप इन्हें अपने पास रखिए और इन्हें अपने पास रख करके वापस मत आने देना। ऐसा करके 20,000 शरणार्थियों को हवाई जहाज में भर के रवांडा भेजने की प्लानिंग हुई, जिसके लिए रवांडा को $4 बिलियन देने का निर्णय लिया कि उनको $4 बिलियन दो। फिर भी ये $4 बिलियन कम था ब्रिटेन के लिए। क्यों? यहां तो हर साल खर्चा हो रहा है $4 बिलियन का, रवांडा को एक ही बार देना है, उतने में वो लाइफ लॉन्ग इन प्रवासियों को रख लेगा कि पकड़ो भाई इनको उठा करके अपने पास, हमारे पास हेडेक नहीं। ब्रिटेन ने इसका बहुत स्वागत हुआ और बाकायदा इनके कानून को संसद से पारित करवाया गया कि हम प्रवासियों को भर के यहां से वहां ले जाएंगे। लेकिन साहब, उनके देश में भी कुछ लिबरल लोग रहते हैं, उदारवादी लोग रहते हैं, जिन्हें लगता है कि मानवता, मानव अधिकार जैसी चीजें रियलिटी है और उस रियलिटी में अप्रवासी अगर कोई आया हुआ है आपके पास शरण लेने के लिए तो उनका आप कोई सहयोग करो, ऐसे थोड़ी छोड़कर आते हैं। दया वाली भावना वाले लोग भी रहते हैं।
और दया भावना वाले लोगों ने यह कहा कि रवांडा भेजने का ये जो तरीका है ब्रिटेन का, यह गलत है और इसके स्थान पर इन्हें यही रहने दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि ऋषि सुनक चुनाव हार गए। जो नए प्रधानमंत्री महोदय आए हैं, उन्होंने अपने लेवल पर आते ही डे 1 में जो अनाउंसमेंट किया, वो कहा कि रवांडा प्लान कैंसिल। अब कोई भी प्रवासी यहां से रवांडा नहीं जाएगा, उन्हें यहां तो हम अपने पास रखेंगे या पड़ोसी देशों में अगर किसी को जॉब पर जाना है तो हम जाने की व्यवस्था करेंगे। तो लीजिए, जो नए प्रधानमंत्री बने उनको आने में किस प्रकार से प्रवासियों ने मदद की होगी, बाहर से आए हुए अवैध प्रवासी जो हैं उन्होंने किस प्रकार से मदद की होगी, यह आपको अब समझ में आ जाएगा। अब यहां पर दो प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, नैतिक द्वंद्व। एक, कोई जबरदस्ती किसी के देश में घुसाया, क्या वो देश अपने देश में उनको रहने देगा? नैतिकता आती है ये वाली। दूसरी नैतिकता आती है कि नहीं सर, वो आया ही क्यों आपके देश में अपना सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि वो पहले से ही बहुत बुरी तरह पीड़ित था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने उनको वहां रहने लायक नहीं छोड़ा, इसलिए वो आपके देश में आया। तो दोनों ही बातें होती हैं, इसलिए जनता जो है वो दोनों बातों पर बटी होती है। समर्थक बटे होते हैं कि नहीं सर, आज अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, इन देशों को बर्बाद किया है, इसलिए ये लोग जाके वहां शरण मांग रहे हैं, इसमें गलत क्या है? वहीं दूसरी और कुछ लोगों का यह कहना है कि बर्बाद किया है तो तुम्हारा देश था, तो हमारा देश थोड़ी था, तुम अपने देश की रखवाली खुद करो, उसको और बड़ा बनाओ, जैसे हमने यूके को बना लिया। ये तमाम प्रकार के प्लस माइनस चलते रहते हैं। जो लोग इन चीजों का विरोध करते हैं, यानी कि जो आए हुए इमिग्रेंट्स हैं उनका विरोध करते हैं, वो लोग दक्षिणपंथी ब्रिटिशर्स हैं, जो ये मानते हैं कि ये लोग बाहर से आकर के हमारे देश में गंदगी फैला रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, अचानक कैसे हो गया ये? मतलब अचानक होने के पीछे की कोई कहानी है क्या? क्यों ऐसा हुआ कि साहब शनिवार को लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, ये बड़े शहरों के अंदर पथराव हुआ, पटाखे फोड़े गए, होटल्स की खिड़कियां तोड़ दी गई, शरणार्थियों की दुकानें तोड़ दी गई, आग लगा दी गई। इसके पीछे का पता चला कि साहब एक तरफ से मुस्लिम समूह अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा है, तो दूसरी तरफ से दक्षिणपंथी आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। शरणार्थियों में मेजॉरिटी शरणार्थी जो मुसलमान हैं, उनके खिलाफ दक्षिणपंथियों का गुस्सा है। इन गुस्सों में आप देखें तो ये लोग जो आपको दिख रहे हैं प्रदर्शन करते हुए, इन प्रदर्शन करते हुए लोगों का मानना है कि साहब यहां पर कुल मिलाकर के ये लोग, मुसलमान लोग जो आए हुए हैं, इनके द्वारा अपने धर्म को बढ़ावा देने का, साथ ही साथ हमारे जो संसाधन हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए इन्हें यहां से जाना चाहिए। इस घटना को इस्लामोफोबिया भी कहा जाता है कि इस्लाम के प्रति एक डर बैठना, जिसके कारण प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह के लोग निकल कर आते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से डर कैसे पैदा हुआ? इस्लाम से डर पैदा होने के पीछे कहा जाता है कि साहब आतंकवादियों की एक निश्चित वेशभूषा और एक निश्चित धर्म से जो कनेक्टिविटी दिखाई देती है, उससे इस्लाम के प्रति लोगों में जो नफरत पैदा हुई है, इसे इस्लामोफोबिया कहा जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ 57 देश जो कि आईओसी के अंदर बैठते हैं और मुस्लिम राष्ट्र जो ये कहते हैं कि ये जानबूझकर हमको टैग किया जाता है कि देखो मुसलमान ही आतंकवादी है, लोगों में आतंक का पर्याय मुसलमान दिखाई पड़ता है। क्या ऐसा नहीं होता क्या कि दुनिया में जो क्राइम किए जाते हैं वो अन्य धर्म के लोगों के द्वारा भी किए जाते हैं, अन्य जाति, धर्म, नस्लीयता इनके द्वारा भी किए जाते हैं, लेकिन टैग करते समय कि देखो मुसलमान है तो क्रिमिनल होगा, अश्वेत है तो क्रिमिनल होगा, ये बोले वेस्टर्न वर्ल्ड का चलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है जिसके तहत वो इस्लाम को टारगेट करते हैं। तो जो इस्लाम समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि इनके द्वारा चलाए गए, बोले अगर उसको रिवर्स तरीके से देखा जाए तो जितना आतंक अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने मचाया है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। जैसे अमेरिका के द्वारा इराक को बर्बाद किया गया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया गया, दुनिया भर में वियतनाम पर गोले बारूद डाले गए, जापान पूरा खत्म कर दिया गया। बोले इतने लोग इन्होंने मारे, लेकिन कोई भी सफेद लोगों को देखकर यह नहीं कह रहा है कि ये आतंकवादी हैं। और वहीं दूसरी ओर जो आतंक की घटना मचाने वाले मुसलमान हैं, उन मुसलमानों को लेकर के यह लाइन बोली जाती है कि देखो इन्होंने आतंक के दम पर, गोली के दम पर फलाने को उड़ा दिया। तो इस्लाम को मानने वालों का कहना है कि ये तो रिएक्शनरी लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की इन हरकतों के खिलाफ बोलने के लिए अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप इस रास्ते को अपनाया है। असल मायने में तो लाखों लोगों की मौत का गुनहगार अमेरिका और उसके समर्थक हैं। तो ये सारी बात विचारधारा की है, जिसकी विचारधारा में ज्यादा दम है वो अपनी बातें कह रहा है। एक तरफ से जब आप इस्लाम मानने वालों की बात को सुनोगे कि दूसरी तरफ के जो लोग कह रहे हैं कि देखो कितने सारे लोग, जैसे आप इसी बात को लेकर चलें, इजराइल और फिलिस्तीन की बात को जब लेकर चलते हैं तो
तो जो मुस्लिम वर्ल्ड के लोग हैं वो ये मानते हैं कि इजराइल नाम का कोई देश होता ही नहीं था। जब देश नहीं होता था तो फिलिस्तीन जो जगह थी वो राष्ट्र एक बना हुआ था, उस पर कुछ यहूदी आकर बसने शुरू हुए, धीरे धीरे पूरे फिलिस्तीन को खत्म कर दिया। आज फिलिस्तीन नाम का कोई देश ही नहीं है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में थोड़े से लोग बचे रह गए हैं और उन पर भी इतने गोले चालू किए गए जिनसे लगभग 40,000 फिलिस्तीनी या फिर जो मुस्लिम लोग हैं वो मारे गए। 1200 लोगों के बदले 40,000 लोगों की मौत के बाद भी अमेरिका और इजराइल रुक नहीं रहे हैं। और शुरुआत करने वाले भी यही लोग थे, यानी शुरुआत में इन्हीं लोगों ने सबसे पहले फिलिस्तीन में आकर अपनी कॉलोनी बसाई और फिर एक एक करके सबको मारते चले गए। आतंकवादी के नाम पर टैग कर दिया गया मुसलमान को, लेकिन खुद के बारे में कुछ खुद नहीं कह रहे हैं कि देखो ये घटना हमने भी अंजाम दी थी, हमने भी इस प्रकार से अपनी तरह से इस कॉलोनी को खाली किया था। अब जब आप उनका पक्ष सुनोगे तो वो इस्लाम को ना मानने वाले लोग जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि साहब हमने कोई जगह खैरात में थोड़ी ली थी फिलिस्तीन। तो बोले फिर प्रथम वर्ल्ड वॉर के अंदर ऑटोमन एम्पायर टर्की को हराया गया था, टर्की को हराया गया था, तब ब्रिटेन ने ये एग्रीमेंट में बात लिखी थी कि ये फिलिस्तीन ब्रिटेन के अंडर की कॉलोनी होगा। जब ब्रिटेन के अंडर में होगा तो ब्रिटेन ने अपने द्वारा यहूदियों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर के खिलाफ बोलने की इनाम में कहा था कि चिंता मत करो, तुम्हें मैं एक देश दूंगा जहां जाकर तुम बस सकोगे। तो इसमें यहूदियों की क्या गलती है? यहूदियों को उनकी वफादारी का, और युद्ध में तो हार और जीत में जो जीतता है उसी का शासन होता है। तो जो जीते थे उनको ये जगह गिफ्ट में मिली थी, इसमें उनकी क्या गलती है? तो इस प्रकार से हर तरफ के लोगों की अपनी कहानी है। ऐसी कहानी में इस्लाम के प्रति जो आतंक है उसके कारण इस्लामोफोबिक फीचर वर्ल्ड भर में देखा जाता है। जहां भी कोई आतंकी घटना हो, आतंकवादी का नाम तलाशते हैं और उसमें नाम इस्लाम का निकल आता है, इस्लामिक मान्यता का निकल आता है, तो उस बात पर लोगों के मन में एक भाव बनता है कि यह इस्लाम के कारण डर फैलाया जा रहा है। यही ब्रिटेन में हुआ। और ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में अभी कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना क्या हुई, अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। असल में क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर एक कंसर्ट चल रहा था। मतलब ऐसे समझिए कि साउथ पोर्ट नाम का एक शहर है, 29 जुलाई की बात है, वहां पर टेलर स्विफ्ट की थीम पर एक डांस पार्टी चल रही थी। उस डांस पार्टी में 3 छोटी बच्चियों की हत्या हो जाती है चाकू मारकर। लगभग 8 बच्चे घायल हो जाते हैं, 3 बच्चे मर जाते हैं, 8 बच्चे घायल हो जाते हैं, 2 वयस्क भी घायल हो जाते हैं। पता चलता है कि एक 17 वर्ष का युवक था जिसका नाम एक्सेल रुदाकुबाना था। एक्सेल रुदाकुबाना जो है उस व्यक्ति के द्वारा इन लोगों को चाकू से मार दिया गया। एलेक्स रुदाकुबाना के बारे में सोशल मीडिया पर न्यूज उड़ती है कि यह एक मुसलमान है और यह मुसलमान रवांडा से आकर के यहां पर बसा है। बस ये 2 बातें कि रवांडा से आया है और मुसलमान है, इसने इन बच्चों की मौत पर पूरे शहर को उबाल दिया। और पूरे शहर को उबाल दिया कि भाई देखो, ये पहले तो आकर बसते हैं और आकर बस करके हम पर ही चाकू से हमले करते हैं, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और बस ये जो डिसइंफॉर्मेशन है, ये झूठी खबर थी असल मायने में। ये जो डिसरुबाना करके व्यक्ति है, रुदाकुबाना, ये असल में रवांडा से आके नहीं बसा था, इसके माता पिता रवांडा से आके बसे थे, ये पैदा यही हुआ था। लेकिन इनके जो प्रोटेस्टर्स थे, इनका कहना था कि माता पिता भी तो आके बसे थे तो प्रवासी ही। हालांकि ब्रिटिश कानून के तहत वो यहीं का नागरिक हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि कुछ भी हो, थीम तो उसकी पुरानी है ना। तो बस ये खबर जो है इसको जंगल में आग की तरह फैलाया गया और इससे लोगों में प्रवासी जो अवैध आकर बसे हुए हैं इनके खिलाफ गुस्सा उठ पड़ा और इसके चलते यहां पर सड़कों पर प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। लगभग 19 शहरों में ब्रिटेन के अंदर जहां तहां देखो वहां पर जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्ट में लोगों ने खूब तोड़ तोड़ मचाई। पुलिस के साथ भी मारपीट करना शुरू हुआ। पुलिस के साथ में जहां तहां पुलिस के साथ प्रोटेस्ट, क्योंकि सरकार ने पुलिस को आदेश दे रखा था कि इन प्रदर्शनों को रोको, और चूंकि सरकार रोक नहीं पा रही थी तो जहां तहां पुलिस के साथ मुठभेड़ चल रही थी। कहीं ना कहीं यहां के प्रधानमंत्री की वो नीति जिसके तहत उन्होंने ये वादा किया हुआ था कि मैं अपने देश में अवैध प्रवासियों को नहीं रहने दूंगा, ये नीति भी अवैध प्रवासियों को रहने दूंगा, ये नीति भी उन लोगों में बड़ा रोष भर रही थी जो कि पहले रवांडा वाले प्लान के समर्थक हुआ करते थे। रवांडा वाला प्लान का मतलब समझ में आया? यहां से लोगों को भरकर रवांडा भेजने वाला जो ऋषि सुनक का प्लान था,
उस प्लान के जो समर्थक थे, उन्हें वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका यह फैसला कि अब कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा, वो गुस्सा भी कहीं ना कहीं लोगों का पुलिस के प्रति फूट रहा था। और ऐसे में करके लोग मुसलमानों के प्रति अपना निशाना बनाना शुरू किए और धीरे धीरे यह बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ने लगा। तो एक प्रकार से यह खबर बनने लगी कि कैसे यूके के अंदर इस्लामोफोबिया एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, फार राइट विंग के जो लोग हैं वो इस तरीके से इस चीज को चला रहे हैं। तो यह बड़ी बात में अपने आप में एक बड़ी चीज हो गई है। ठीक है साहब। अच्छा, तो ये रवांडा प्लान क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रवांडा और इनके बीच में, यूके के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें असाइलम सीकर्स को उठा करके रवांडा भेजने की बात की गई थी। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि यूके गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों को फ्लाइट में भरकर भेजने वाली थी, लेकिन ऋषि सुनक का ये जो प्लान है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर ये चुनाव हार गए। और चुनाव हारने में कहीं ना कहीं उन लोगों का इनके साथ साथ ना देना वाला भी कारण बना, जिसके चलते यहां पर ये लोग यहीं पर टिके रह गए। कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है साहब। चलिए, तो फिलहाल के लिए यूके की सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री हैं केयर स्टॉर्मर, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि जिन्होंने भी पुलिस पर हमला किया है, जिन्होंने भी इस प्रकार की हरकत की है, याद रखिएगा उनको एक माकूल जवाब मिलेगा। ये अब प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से धमका रहे हैं। देखना होगा फ्यूचर क्या होता है। फिलहाल के लिए काबू पाने के लिए पुलिस को खुली छूट तो दे दी गई है, लेकिन यह अपने आप में एक बड़ा पॉइंट बनकर आता है। ठीक है साहब। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी जानकारी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जिस तरह की भी आपके पास में जानकारी है, अनुभव है, उस बात को समझने से पूर्व पक्ष दोनों आपके पास हों तो बेहतर होता है खबरों के ऊपर विश्लेषण करना। बाकी हमारी तरफ से आपके सामने एक यही सूचना है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का कष्ट कर लिया करें। हमारे लिए सुखद होता है, आपका प्यार हमें सब्सक्राइबर के रूप में मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से साझा भी करते रहें, ताकि सेशन जब साझा रहता है तो मोटिवेशन हमारा भी बनता है ना। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स के बाद जरूर छोड़ें। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को फिर एक बार याद दिला दूं, मेरे द्वारा आप लोगों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की क्लासेस अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर ली जा रही हैं। आप उसमें साझा हो सकते हैं। 10 तारीख तक एडमिशन ओपन है, मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा अपनी पाठशाला वेबसाइट पर हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज बिहार पीसीएस के लिए, आरओ एआरओ के लिए, पुलिस के लिए बहुत ही नॉमिनल कीमत पर चलाई जा रही हैं, भर भर के। बाकी जो हमारे द्वारा नोट्स हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट्स की बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आप तक पहुँच जाते हैं। ठीक है। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो तो बताएं। संसद भवन में संसद चल रही है, उसमें जो वीडियो आ रहा है, हर वीडियो में अध्यक्ष अलग अलग कैसे बैठ रहे हैं। मिश्रा जी, एक अध्यक्ष पूरे टाइम बैठ नहीं सकता ना। जब एक अध्यक्ष पूरे टाइम नहीं बैठ सकता तो फिर वो अपने बाद में कुछ सीनियर सदस्यों को अध्यक्षता सौंप के जाता है कि भाई साहब आप अध्यक्ष बनकर बैठे, पद का नाम अध्यक्ष है ना। तो उनसे कहा जाता है कि भैया आप अध्यक्ष बनकर बैठे। बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है आपने। ठीक है, और कोई? आगे बढ़े। मिश्रा जी को जवाब मिल गया। टैक पाई प्लीज रिप्लाई। क्या रिप्लाई चाहते हैं भाई? यार कमेंट इतनी गति से आते हैं ना कि निकल जाते हैं भाई। अब भारत की तरफ से खतरे हैं अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, ईयर तक इन दोनों पर फिक्स लग रहा है। देखो बेटा, स्थितियां पूरी दुनिया में कुछ ठीक तो चल नहीं रही हैं, बस यही अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि कुछ ठीक हो जाए तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज स्थितियां ठीक नहीं हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे।
खबर बाजार की, और बाजार की खबर में बड़ा डर इस बात का कि अचानक बाजार टूटा है। कितना टूटा है? या तो इलेक्शन वाले दिन टूटा था, इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन टूटा था, या उसके बाद अभी टूटा है। बाजार में लाखों करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। भारतीय बाजार भी बुरी तरह टूटा है। बाजार के साथ साथ जापान का बाजार टूटा है, अमेरिका का बाजार टूटा है। ये डर पैदा कर रहा है क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है। खबरों में बाजार टूटने की खबर इतनी बड़ी क्यों कि केवल एक दिन में भारत का सेंसेक्स 2686 पॉइंट गिर गया, निफ्टी भी 24,000 तक पहुंच गया। भारत के मार्केट में जो ये गिरावट दर्ज की गई है, या तो वो 4 जून के दिन 4,389 पॉइंट्स की थी, या 5 अगस्त के दिन 2,222 पॉइंट की है। तो इतनी बड़ी जो गिरावट दर्ज की गई है सेंसेक्स में, ये गिरावट क्यों, इसके पीछे का आज का सेशन है। इसके पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं कि मार्केट में जो गिरावट दर्ज हुई, जिसमें 3% की गिरावट के साथ सेंसेक्स का खुलना हुआ, निफ्टी की 2% के साथ गिरावट का होना हुआ, तो बाजार के अंदर इतनी गिरावट से लोगों का लाखों रुपया बह गया। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर भी 4% मार्केट के अंदर गिरावट दर्ज की गई। बड़ी कंपनियां ऑटो, आईटी, ऑयल एंड गैस इंडेक्स, इनके भी शेयर 3-3% तक गिरे। टाटा, अडानी, टाटा स्टील, एसबीआई, पावर ग्रिड, ये सब वो रहे जो प्रभावित हुए। ठीक है, आपको मैं बता दूं, मिड कैप, लार्ज कैप, ये मार्केट कैप से डिसाइड हुई कंपनियां होती हैं, लेकिन इसमें मिड कैप का मानना था कि ये अप्रभावित रहने वाली बीच की सी कंपनियां होती है, लाभ, नुकसान और फायदा सब लगभग चल रहा होता है। इनमें इतनी जो गिरावट दर्ज की गई है, ये खबर अपने आप में बड़ी खबर है। और विशेष रूप से चूंकि 4 जून में जब बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, उसके बाद यह गिरावट अचानक हुई, तो 4 जून की गिरावट के पीछे तो उस समय का कारण था कि भाई सरकार परिवर्तित हुई थी, लोगों को लग रहा था सरकार आएगी, वापस नहीं आएगी, तमाम प्रकार के कयास थे। लेकिन अभी जो गिरावट हुई है, इसमें तो ऐसी कोई पॉलिटिकल अस्थिरता भारत में आई नहीं। फिर जाकर के मार्केट क्यों गिर गया, ये बड़ा सवाल है। और गिरा तो गिरा, इतना बुरी तरह गिरा कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान बना गया। इसके पीछे का बहुत सारा कारण ढूंढने में निकला, और सबसे बड़े कारण में जो कारण निकला वो अमेरिकी फेड रिजर्व, और दूसरा जापान की मंदी, और तीसरा गाजा पर, या फिर ये कहिए कि इजराइल और मिडिल ईस्ट वाला संकट। मेरे प्यारे साथियों, आज से लगभग 3 हफ्ते पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है अमेरिका, और इसके पीछे मैंने कारण बताए थे कि यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, वो 1% की दर से भी नहीं चल रही है। मतलब हो सकता है कि वो कुछ समय बाद ग्रोथ 0 से नीचे आने लगे, और 0 से नीचे आने लगेगा तो उसको फिर गिरावट के रूप में कंसीडर किया जाएगा कि भाई आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है। अब ये खबर जो 2 हफ्ते पहले हमने आपके साथ डिस्कस की थी, इसको 2 हफ्ते भी नहीं बीते कि अचानक एक सुर्खी आती है कि साहब अमेरिका के अंदर जॉब भी घट रहे हैं, आईटी सर्विस के अंदर धमाधम जॉब घिर रहे हैं। फिर इससे बड़ी एक सर्विस मतलब खबर निकल कर आती है, और वो खबर ये है कि दुनिया में जो सबसे बुद्धिजीवी शेयर मार्केट में माना जाता है, जिसको वॉरेन बफेट कहते हैं, उसकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, जिसके पास में एप्पल के बहुत सारे शेयर्स हैं। उसने अपने आधे शेयर बेच दिए। उसने अपने आधे शेयर जैसे ही बेचे, उसकी बिकवाली की जो खबर, यानी ये वो लोग हैं जो मार्केट को बढ़ा के रखते हैं, अगर वही मार्केट में माल बेच दें तो लोगों में डर बनने लगा कि कहीं खबर सच तो नहीं निकल रही। अमेरिका की मंदी के बाद में यूएस के अंदर घटते जॉब, मार्केट का गिरना, फेड रिजर्व का घटना, साथ में वॉरेन बफेट का अपने द्वारा शेयर बेच देना, और थोड़े बहुत नहीं, अपने 50% शेयर जो एप्पल में थे उनका बेच देना। भाई साहब, उनके बेचने से तो खुद अमेरिका का मार्केट नीचे गिर गया। उनके यहां पर आप देखें तो डाउ S&P जो हैं 2%, नैस्डैक 2.8%, धड़ाम से ये दोनों नीचे आ गए। वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे है, उसने एप्पल के जो अपने स्टेक थे वो बेचे, आधे स्टेक उसने अपने बेच दिए। मतलब इस तरह से समझिए कि इसने एप्पल कंपनी के जो शेयर इनके पास हुआ करते थे, उसकी 50% हिस्सेदारी बेचकर अपने पास में $276.9 बिलियन का कैश इकट्ठा कर लिया है। यानी भाई इतना पैसा होना चाहिए, कैश का स्टॉक बना लिया है। ऐसे में एप्पल बर्कशायर हैथवे में $84.2 बिलियन का ही शेयर अब रखता है। पहली तिमाही में इन्होंने एप्पल के $135.4 बिलियन के शेयर थे, यानी लगभग $70 बिलियन के शेयर बेच दिए। बेचने से होता यह है कि लोगों का बर्कशायर हैथवे से भी ट्रस्ट घटता है कि सर आपने अपने शेयर बेचे तो आपकी वैल्यू घटेगी, तो इसका मार्केट नीचे आया। तो इनके द्वारा शेयर बेचना लोगों में एक अलग मैसेज दे गया, और वो अलग मैसेज ये है कि जब बर्कशायर ने अपने 6.32 लाख करोड़ के शेयर बेच दिए हैं, इसका मतलब मार्केट में कुछ गड़बड़ है।
और अमेरिका की गड़बड़ सब पर भारी है, इसलिए मार्केट में असर दिखना शुरू हुआ। ये बर्कशायर हैथवे कौन है या फिर ये वॉरेन बफे कौन है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, अगर आपको मिले तो एक बार जाकर इसे जरूर देखिएगा, बातें बाजार की पर मैंने डाला हुआ है। दूसरी जो घटना देखने को मिली वो क्या है, जापान का जो स्टॉक मार्केट है वो 1987 के बाद पहली बार एक दिन में इतना बुरी तरह कल यानी कि 5 अगस्त के दिन गिर गया। 1987 के बाद एक बार में इतनी बुरी तरह गिरा। इसके पीछे का कारण क्या निकला, इनने कहा कि डॉलर हमारे मुकाबले कमजोर हो गया और इनकी जो मुद्रा है जापानी येन, ये मजबूत हो गई। अब आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, जापान की येन अच्छी हो गई, इससे तो फायदा जापान वालों को प्राउड फील होना चाहिए ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडिया का रुपया मजबूत हो गया, रुपया मजबूत हो गया, प्राउड है साहब हमको तो कि डॉलर के सामने टक्कर से खड़े हैं। नहीं, व्यापार करने वाले देश इसे बुरी खबर मानते हैं, उनकी करेंसी डॉलर के सामने कमजोर ही रहे इसे फायदा मानते हैं। आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपकी दुकान में सामान है ना, तो सामान अगर है तो सामान का दुकान में सामान होना चाहिए, करेंसी चाहे आपकी ऊपर नीचे हो तो मैनेज कर लिया जाएगा। दिक्कत तब है जब आपके देश में सामान की कमी हो, यानी कि प्रोडक्शन ना होता हो। जापान के पास बढ़िया प्रोडक्शन है। जापान ने क्या किया कि अपने येन को कमजोर रख करके अपना बहुत सा सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, आज आपको भी जब पता चलता है कि भारत में $1 83 रुपए का है, सीधा सा अर्थ निकालते हैं कि भाई साहब इससे तो 4 बिस्लरी की बोतल आ जाएंगी, और अमेरिका में 1 लीटर पानी भी $2 का बिकता है। तो भाई आप तो सीधा कैलकुलेशन लगाते हैं कि यार 160 में बोतल बिकती है, यहाँ से 20 रुपए की बोतल लेके जाऊंगा, 6 गुना कमाऊंगा। यानी कि डॉलर में आप भर भर के सामान खरीदना चाहेंगे, डॉलर में भर के खरीदना चाहेंगे तो येन में भी यही हाल है। और आप रिवर्स सोचो, रुपया मजबूत होने लगे तो आप उल्टा पैसा नहीं कमाएंगे। आप ऐसे विचार करिए, चलिए मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेशन देता हूं। आपने 4 बोतल खरीदी थी, 4 बोतल खरीदी, 4 बोतल पानी की खरीद के अमेरिका ले गए, उदाहरण के रूप में, क्योंकि आप इसे रिलेट कर पाएंगे। अचानक आपको पता चलता है कि रुपया मजबूत हो गया, मतलब अब $1 में केवल 3 ही बोतल मिल सकती है, पहले 4 मिलती थी। अब आपको अचानक याद आया कि यार डॉलर के अंदर तो वैल्यू है, क्यों ना एक काम करें, जो मैंने इतनी सारी बोतलें खरीदी थी इनको वापस लौटा देता हूं मैं, और लौटाकर अपना डॉलर वापस ले लेता हूं। बोले क्यों, बोले कम से कम अब ज़्यादा डॉलर बना पाऊंगा मैं। आप पूछेंगे वो कैसे, अरे अब आपका डॉलर 4 बोतल का नहीं 3 बोतल का डॉलर है, 1 बोतल तो एक्स्ट्रा है अब आपके पास, वो तो वैल्यू बन गई बार्टर के अंदर। अब उसकी तरह 3 बोतल और इकट्ठा करिए, फिर एक नया डॉलर बन जाएगा। यानी कि आपने 1/3 मुनाफा कमा लिया, 30% का मुनाफा कमा गए सीधा सीधा। मार्केट में अगर आपकी करेंसी मजबूत हुई, मजबूत होते ही डॉलर वाला व्यक्ति तो मुनाफा कमा गया कि बोले बढ़िया है बेटा, मैंने माल खरीद रखा था, ले उल्टा बेचते हैं इसको। जापान को भी यही डर लगता है, इसे येन कैरी ट्रेड कहते हैं। उसको डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कल को जनता जो है वो येन के मजबूत होने से अमेरिका वाले उल्टा ट्रेड करने लग जाएं कि बेच तो इनका सामान वापस और इससे पैसा कमा लो, कल को फिर गिरेगा तब उठा लेंगे। इससे मार्केट, थोड़े ज़्यादा समझदार लोग हैं ना, थोड़ा आगे तक की सोचते हैं, आगे तक की सोचते हैं, इससे इनका मार्केट गिर गया। ठीक है ना। भारत हो, अगर इस बारे में बात की जाए कि भाई जापान का कहानी समझ में आ गया, अमेरिका की कहानी समझ में आ गई, भारत के केस में क्या हुआ। असल में क्या है कि इजराइल का स्टॉक भी अभी इन दिनों गिरा है, और मिडिल ईस्ट से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। क्यों, भारत जब परेशान, तब परेशान हुआ है जब मिडिल ईस्ट परेशान हुआ है। चाहे हम लोग अपने आर्थिक हालात बिगड़ने में मिडिल ईस्ट वॉर को अगर देखें, तो जब तेल आना रास्ता प्रभावित हुआ है ना, तेल आने का, आज आप सोचकर देखिए कि ईरान के साथ अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो पूरा मिडिल ईस्ट पूरी तरह से खराब हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे, मिडिल ईस्ट के ईरान के समर्थक यमन वाले बैठते हैं यमन के अंदर हूती, वो रेड सी से आके सामान नहीं आने देंगे। अभी हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए चाबहार से रास्ता बनवाया था कि उधर से रशिया से सामान चलकर इंडिया आएगा। ईरान पर अगर हमले हुए तो हमारे तक सामान नहीं आ पाएगा। मतलब सोचिए, रेड सी अवरुद्ध हो गया और इधर से चाबहार अवरुद्ध हो गया। रशिया का तेल मंगाओगे कहाँ से, व्लादिवोस्टक से, वहाँ तक तो खुद रशिया नहीं पहुँचा रहा है तेल। तो ऐसी स्थिति में हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। और अब हम ही 100% थोड़ी रशिया से मंगाते हैं, गल्फ से, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए गल्फ से भी तो हम तेल मंगाते हैं। और तेल डिपेंडेंट इकोनॉमी है हम लोग, क्योंकि हम तेल मंगाते हैं, उससे हमारे उद्योग धंधे, गाड़ी, व्हीकल सब चलते हैं। अगर ये प्रभावित हो गया तो जैसे ही गल्फ में कोई दिक्कत होती है, हमारा मार्केट वैसे ही टेंशन में आ जाता है कि यार फिर बिगड़ गया हाल।
इसलिए इस सब के संयुक्त प्रभाव है, दुनिया पूरी तरह से जुड़ चुकी है। इसको आप कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड कह सकते हैं। हम एक तरह से जुड़कर ग्लोबलाइज विलेज बन चुके हैं, और ऐसी स्थिति में भारत के लिए भविष्य बड़ा चिंता का विषय लगता है, इसलिए हमारा शेयर मार्केट गिरा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमने आपके साथ सेशन में साझा किया। तो यही है, अभी मार्केट के कुछ सलाहकारों का कहना है कि मार्केट अभी थोड़ा सा कुछ दिनों तक अपने आप को और एडजस्ट करेगा, थोड़ा और रुकिए और फिर जाके निवेश करिए। बाकी मैं इस विषय पर अपनी तरफ से कुछ बात नहीं रखता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर चढ़ाव बढ़ाव उतरता चढ़ता रहता है, इससे प्रभावित ना हो। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार से विचलित ना हो, थोड़ा पेशेंस के साथ चलते रहें। मार्केट चढ़ता बढ़ता है तो आप उसको मैनेज कर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपके सामने ये जो खबर मैंने आपको बताई एनसीईआरटी बैच की, तो एनसीईआरटी बैच की खबर आपके पास में है, जाकर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ भाई, कोई कमेंट कोई क्वेरी हो तो बताइए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी क्वेरी अथवा कमेंट है तो बताएं। चलें आगे। साथियों, हाल ही के अंदर भारत का स्वर्ग, दुनिया का स्वर्ग कश्मीर सुर्खियों में था। सुर्खियों में कुछ सालों से तो था, इसलिए कि वहां पर ऑटोनॉमी जो थी, जो वहां की राज्य की स्वायत्तता थी, वो अब केंद्र के माध्यम से होगी। यानी एक प्रकार से उसे यूनियन टेरिटरी बनाकर केंद्र ने अपने सीधे कंट्रोल में ले लिया, ताकि दो तरह का शासन से उसे एक तरह के शासन की तरफ मोड़ दिया हो। देश में जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ा, आतंक का, स्टोन पेल्टिंग का असर कम हुआ, ये सारी खबरें कश्मीर घाटी से आने लगी। लेकिन हाल ही के कुछ समय में जो खबरें आई वो ये थी कि कश्मीर घाटी की जगह आतंकवाद जम्मू के अंदर शिफ्ट हुआ। जम्मू में शिफ्ट हुआ और जम्मू में बहुत सारी आतंकी घटनाएं देखने को मिली। हाल ही के कुछ समय के अंदर जम्मू के अंदर आतंकी घटनाओं के चलते काफ़ी सेना के जवान, कॉमनर्स, इन सबको टारगेट किया गया। ऐसे में बड़े सवाल उठने लगे कि ये सब हुआ कैसे। आंसर निकला कि जम्मू के साथ पाकिस्तान बॉर्डर कनेक्टेड होता है, तो संभव है कि पीओके से होकर के वहां पर टनल के माध्यम से या किसी अन्य रास्तों से पाकिस्तानी कमांडो भारत में घुस आए हैं और जम्मू को लेकर के एक विशेष प्लान बना लिया है। सुर्खियों में आई एसएसजी कमांडो की खबर, जिस पर हमने 2 दिन पहले सेशन किया। हमने सेशन में यह बताया कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में संभवतः कोई हमसे चूक हुई है, जिसके चलते 600 पाकिस्तानी कमांडो अंदर घुसे हैं। ये एक संभावित जानकारी है, इस पर कोई भी सर्टेनिटी से नहीं बोल रहा है। सरकार तो इस बात को बोल ही नहीं सकती। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो दूसरे दिन से युद्ध शुरू हो जाए। तो ये कयास लगाए जाने लगे कुछ पूर्व सेना के अधिकारियों के द्वारा, कि सेना के अधिकारी, सुरक्षा के अधिकारियों के द्वारा, कि जिस तरह के आतंकी हमले इन दिनों दिखे हैं, उन्हें देखकर यह लगता है कि ये आतंकवादी नहीं अपितु पाकिस्तानी सेना के एसएसजी के कमांडो हैं। उनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया होगा, ऐसी कयास लगने लगे। कोई बात नहीं, परिणाम क्या निकला, और ये बात ज़्यादा पुख्ता कब लगी लोगों को, जब इस घटना के विरुद्ध बीएसएस के चीफ को और डिप्टी चीफ को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक तो ये जानकारी चीफ तक थी, लेकिन फिर भी डिमांड उठ रही थी कि साहब केवल यहीं तक मत रुकिए, उन लोगों पर भी कार्रवाई करिए जो इस घटना में निचले स्तर पर शामिल हैं। जब ये जानकारी बड़ी बनने लगी तो आज की जानकारी इसमें और ज़्यादा जुड़ती है। और वो जानकारी क्या, कि बीएसएफ के जो चीफ यानी बीएसएफ डीजी और स्पेशल चीफ, इनको सस्पेंड करने के बाद में आज की सुर्खी है कि 5 पुलिस वाले जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी और ड्रग एक्टिविटी के चलते नौकरी से निकाल दिए गए हैं। 5 कॉप और 1 टीचर को कश्मीर के अंदर ड्रग टेरर नेटवर्क के लिए नौकरी से निकाला गया है। अब आपके लिए खबर छोटी हो सकती है, एक पल के लिए यह लग सकता है कि 6 जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नार्को टेरर लिंक में हटा दिया है तो कोई बात नहीं, मतलब हो गया होगा, कोई छोटी मोटी बात। जी नहीं, यहां 2 बड़ी बात जानने की है, और वो दोनों बड़ी बात फिर से इशारा इसी घटना पर करती हैं। जो लंबी सी सीरीज निकली है ना, जुलाई और जून के अंदर की साहब जो आतंकी हमले हुए, घटनाएं हुई, इनकी तरफ ही इशारा करती है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। पहले तो आसान रूप से ये समझिए कि जब मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान से भारत के अंदर पाकिस्तानी कमांडो घुसा दिए गए हैं, ये हमारे कुछ सीनियर ऑफिशियल्स के शक हैं, जिसके चलते बीएसएफ के चीफ को सस्पेंड किया गया। लेकिन इन लोगों को यहां पहुंच करके पैसा कहां से मिला,
पैसा कहां से मिला से क्या मतलब है? मतलब यह है कि साहब पाकिस्तान के पास तो खुद के पास कंगाली है। वेपन समझ में आते हैं कि उसने अफगानिस्तान से ले लिए होंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में जो वेपन छोड़ कर गया था वही वेपन वो यहां पर भी भेज सकता है कि चलो भाई चलाओ, आतंकवादियों को दे दिया काम। लेकिन उनके पास इतना पैसा कहां से आएगा कि इंडिया में आकर इंडिया की करेंसी जुटा लें? आप कहेंगे सर इंडिया की करेंसी जुटाना बड़ी बात है क्या? हाँ भाई, जब से भारत में नोटबंदी हुई जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि आतंकियों के पास जो नकली नोट हैं उनसे बाहर निकाली जा सके, तो क्या सर नकली नोट रुक गए क्या? रुके तो कुछ भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान के पास में उससे भी बढ़िया तरीका है ना उससे बचने का, और वो क्या है? वो तरीका है ड्रग्स का। साथियों, असल मायने में पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो पैदा होने वाली ड्रग्स है, देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये दुनिया के लिए गोल्डन क्रिसेंट कहलाते हैं। यहाँ पर जो ड्रग की पैदावार है, विशेष रूप से जो अफीम की पैदावार है, हेरोइन की पैदावार है, वही इनकी असली करेंसी है। ये करेंसी के रूप में उसका उपयोग कैसे करते हैं कि बस उस ड्रग्स को इधर पहुंचाना है। ड्रग्स यहाँ आई तो पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है। मतलब ड्रग्स ले आए, आकर के उसके कंज्यूमर इंडिया में ही मिल जाएंगे। बहुत सारे ड्रग पैडलर्स जो डर से, पुलिस के डर से पहले ही भागे फिर रहे हैं, वो आसानी से आपकी ड्रग खरीदेंगे और खरीद करके आपको बढ़िया से इंडियन करेंसी, वो भी असली वाली, देकर जाएंगे। ये जो तरीका डेवलप किया, इसे ही नार्को टेररिज्म नाम दिया। लेकिन फिर बड़ा सवाल कि साहब ड्रग्स इधर कैसे आ सकता है? इसके लिए पता चला कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ही और जम्मू कश्मीर के कुछ सरकारी कर्मचारी ही इस काम में लिप्त थे कि पाकिस्तान की ड्रग्स को इधर सप्लाई होने देते थे। अब आप पूछेंगे ये कैसे? बहुत तरीके से करते हैं ये लोग साहब। बॉर्डर एरिया में ड्रोन से उड़ा करके उधर से हेरोइन का एक पैकेट पकड़ा और ड्रोन से उड़ा करके दूसरी तरफ फेंक दिया। एक पर्टिकुलर लोकेशन पर डाला, या तो उसमें कोई जीपीएस की चिप लगा दी या कुछ लगा दिया, इधर से दूसरे को बता दिया कि फला वाली जगह पर आपका ड्रग का पैकेट पड़ा हुआ है, जाकर उठा लाइए। आप खुद सुरक्षा कर्मचारी हैं, गए अपना ड्रग का पैकेट उठाए, आपको कौन चेक कर रहा है? जा करके आपने उसको आगे बेच दिया। इस प्रकार से एक साइकिल बन रही थी। मतलब सोचकर देखिए कि ये लोग केवल भारत में घुसे नहीं, अपितु इन्होंने पैसे की व्यवस्था भी ड्रग्स के थ्रू कर ली, और इस पर सख्त कार्रवाइयां फिलहाल चल रही हैं। यही कारण है कि अभी 5 पुलिस वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के और उन जो टीचर हैं उनको 311 का प्रयोग करते हुए नौकरी से ही बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज में सपोर्ट किया। जिस आर्टिकल का उपयोग करके यह काम किया गया है वो सभी सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, और वो आर्टिकल है 311, जिसके तहत डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन रैंक ऑफ सिविल सर्वेंट विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आफ्टर इन्फॉर्मिंग देम टू चार्ज अगेंस्ट देम एंड गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। मतलब आर्टिकल 311 का उपयोग करते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया। मैं आपको यहां पर यह जानकारी अतिरिक्त रूप से देना चाहूंगा। कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी में सबसे अच्छी बात क्या होती है, तो आंसर होता है सरकारी नौकरी में नौकरी से नहीं निकाले जाते। बोले क्यों नहीं निकाले जाते? बोले जिसने नियुक्ति करी है ना, या तो वो हटाए या उससे ऊपर का अधिकारी, जूनियर रैंक का अधिकारी नहीं हटा सकता। जब आप स्टेट पीसीएस सर्विस में होते हैं तो आपको गवर्नर की नियुक्ति मिलती है। आप केंद्रीय सेवाओं में होते हैं तो राष्ट्रपति की नियुक्ति। राष्ट्रपति से नीचे कौन हटाएगा? गवर्नर से नीचे कौन हटाएगा? इस चक्कर में उनसे नीचे के अधिकारी हटा नहीं पाते। आर्टिकल 311 कहता है कि वो तो हटा सकता है ना जिसने लगाया है। बोले हाँ, तो बोले बिना सुनवाई करे भी, मतलब कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, तो भी हटाया जा सकता है। वो है आर्टिकल 311। हालांकि 311 में सुनवाई का अधिकार है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप गलत ऑफेंस में हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से इस आर्टिकल का प्रयोग करके, तो सरकारी नौकरी में जो सबसे बड़ी सुरक्षा का भाव देता है वो आर्टिकल 311 होता है। उसी का उपयोग करके हुए मनोज सिन्हा साहब जो हैं, जो कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने इनको हटाया है, एम्प्लॉइज को हटाया है लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज की सुर्खियों पर। ठीक है, तो आर्टिकल 311 हमारे संविधान का, जिसके पावर के तहत इनको हटाया गया। इसकी वजह से 5 पुलिस वाले जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग और टेरर केस के अंदर हटाए गए। बर्खास्त किए गए कर्मचारी पाकिस्तान और आईएसआई और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों के नार्को टेरर लिंक का हिस्सा थे। यह अपने आप में बड़ी बात है साथियों। यह बात स्थापित हो जाना और उसके बाद यह एक्शन लिया जाना, यह दर्शाता है कि यह एक्शनेबल होने से पहले
कितने हद तक ऐसी घटनाएं कर चुके होंगे, जिसके चलते आप देखें कि ये 2000 में नियुक्त हुआ था फारूक अहमद शेख जो कांस्टेबल था, इसने 454 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में इसको गिरफ्तार किया गया था। ये दूसरा जो है इसको 557 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। तीसरे को 806 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में गिरफ्तार किया गया। तीसरे को वेपन और एम्यूनेशन के साथ गिरफ्तार किया गया। इसको हवाला मनी ट्रांसफर के साथ में कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया और टीचर को तो 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। विचार कीजिए कि ये कितना बड़ा ड्रग का कारोबार यहां होकर चला रहे हैं ताकि इस पैसे से आतंक को यहां पर पैसा दे सकें। ये कर्मचारी आतंक के लिए आईएसआई से जुड़े हुए थे और इन दवाओं की बिक्री करके इस क्षेत्र में पैसा पहुंचा रहे थे। देखो, कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले पैसे का महत्व स्थापित करना है। महत्व के लिए इनके पास तो पैसा ही है। अब इसके लिए जो मैंने तरीका बताया कि ये कहां से लाते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि असल मायने में भारत के पास में जितना भी सबसे बड़ा टेंशन का विषय है ना, वो है भारत का इन दो जगहों के बीच में फंस जाना। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ड्रग उत्पादित होता है वो या तो गोल्डन क्रिसेंट पर होता है या गोल्डन ट्रायंगल पर होता है। गोल्डन क्रिसेंट में ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों ही जबरदस्त ड्रग्स पैदा करने वाले देश हैं। और गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस और वियतनाम, इनको शामिल किया जाता है। इन दोनों के बीच में भारत पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, सैंडविच के रूप में भारत का यूज करते हैं, यानी यहां से यहां माल पहुंचाते हैं। इधर से नहीं पहुंचा तो यहां से होकर के फिर यहां से घुसा देते हैं, यहां से होकर के फिर यहां से घुसा देते हैं। कुल मिलाकर के माध्यम इनको पता है कि भारत में अगर ड्रग्स घुसाना है तो क्या रूट अपनाना पड़ेगा। इनके पास में कई रूट उपलब्ध हैं, या तो वो पंजाब के रास्ते, या फिर वो मतलब यहाँ से आपके गुजरात के माध्यम से, कहीं से भी भारत के अंदर ड्रग्स को घुसाने का तरीका अपनाते हैं। और इन रास्तों से ड्रग्स पहुंचा करके भारत की न केवल आबादी को खराब कर रहे हैं, बल्कि हमारी सुरक्षा को भी बड़ी चुनौती दे रहे हैं। आप विचार कीजिए कि आज भारत जो म्यांमार बॉर्डर के पास में जो मणिपुर हिंसा हम देख रहे हैं, उस मणिपुर हिंसा में जो बड़ी जो छुपी हुई बात है वो क्या है। मणिपुर हिंसा में छुपी हुई बात यह है कि जो कुकी जनजाति है वो म्यांमार बॉर्डर से टच होती है और उस जनजाति के पास में वेपन्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि आंसर है कि वो म्यांमार से बॉर्डर टच करती है और म्यांमार ड्रग्स का भयंकर डीलर है। ड्रग्स का डीलर है। ड्रग्स के कारण कुकी जनजाति भारत में ड्रग पेडलिंग कर रही है, ऐसा वहां के सुरक्षा बलों का आरोप रहता है। लोकल्स का आरोप रहता है कि ये पहाड़ से उतरते ही नहीं है, इसलिए क्योंकि यही असल में बॉर्डर बना म्यांमार के साथ बैठे हुए हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं और पूरी तरह से अपने पूरे सेंटर को चलाते हैं। अभी क्या हुआ, वहां से असम राइफल्स को हटा करके जम्मू भेजा गया। 2 बटालियन असम राइफल्स की हटा करके जम्मू भेजी जा रही हैं, जिसका कुकी वाले विरोध कर रहे हैं कि सर असम राइफल्स को मत हटाइए। क्यों? क्योंकि असम राइफल्स को तो हो सकता है कि उन्होंने समझा रखा हो या उनकी पता हो कि असम राइफल यहां पर चेकिंग करती है, यहां नहीं करती है। अब सीआरपीएफ की तैनाती वहां की जा रही है। सीआरपीएफ अचानक यहां पहुंचेगी, कौन सी वाली बटालियन आई, वो इनके कहीं जमे जमाए तौर तरीके को ना पकड़ ले, इसलिए चेंज होना समय समय पर भी जरूरी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में सीआरपीएफ का कुकी के पास जाना भी एक चिंता का विषय बन रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से ये वाला कर्टेल कट जाए। क्या होता है ना कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स की या फिर सेना के सिपाहियों की एक फिक्स ट्रेंड होता है कि वो इस तरह से जांच करते हैं। लंबे समय से आप वहां पोस्टेड हो तो उनका पता चल जाता है कि ये यही चेक करेगा, ये चेक नहीं करेगा, चलो यहां से निकाल लेंगे। अब आपने वहां से चीज हटा दी तो कोई नई एजेंसी पहुंचेगी, उसकी कमी पकड़ने में समय लग सकता है। इतने में यहां पर व्यापार प्रभावित हो सकता है। तो ड्रग्स जो है ना वो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप और हम सोचते हैं कि वेपन से युद्ध लड़ा जा रहा है, असल मायने में ड्रग्स के थ्रू टेररिज्म को सबसे बड़ी ताकत दी जा रही है। आज जो भी ड्रग्स के थ्रू पैसा कमा करके देश में मतलब जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। इसकी चिंता असल मायने में हम सबको करने की आवश्यकता है। ठीक है, फिलहाल सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है वो कमांडेबल है, लेकिन ऐसी और भी घटनाएं बहुत होती होंगी जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ड्रग्स ना केवल भारत के लिए आतंक के लिए, बल्कि हेल्थ के लिए, हमारे मतलब फंड्स के लिए, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा देने के लिए, और भी बहुत सारे डार्क नेट मटेरियल, इन सब के लिए बड़ी चुनौती का विषय हो सकता है। इसके लिए ऊपर मतलब हमें बहुत ज़्यादा चुनौती के सामना करने की आवश्यकता है। ठीक है साहब, उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छे से समझ में आई हो। बाकी जो ड्रग्स से रिलेटेड जानकारी है वो मैंने सारी आप लोगों को यहाँ पर लगा कर दे दी है। बाकी ये कंटेंट आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर पा सकते हैं।
उसके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बाकी हमारी वेबसाइट पर तमाम प्रकार के टेस्ट उपलब्ध हैं, हमारा पेड कोर्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है जिसे जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।